हाय एवरीवन, वेलकम टू साइक शॉट्स। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक के सारे वन शॉट्स क्या कर रहा हूं मैं 1 से लेके 6 तक के सारे वन शॉट्स कंप्लीट करवा दिए। आज इस वीडियो में आपको चैप्टर 7 का वन शॉट मिल जाएगा। आगे चैप्टर पूरा एक्सप्लेन्ड है, डोंट वरी। बट अगर आप लोगों ने सीवीटी में साइकोलॉजी को एज ए डोमेन चूज किया है तो आगे जो मैं समझाने वाला हूं ध्यान से उस बात को सुन लेना। अगर आपने साइकोलॉजी डोमेन नहीं लिया है तो सीधा चैप्टर पे स्किप कर लो, आपको टाइम स्टैम्प नीचे दिख जाएगा। आओ बताता हूं। So this is the CBSE plus CVT psychology domain course by Psych Shorts that I was talking about. इसमें मैं आप लोगों को 6 अप्रैल से लाइव क्लासेस में CVT साइकोलॉजी डोमेन की पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगा। बट बिफोर दैट अगर आप अभी इसे परचेज करते हैं तो आपको इन शॉर्ट CBSE की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। मैंने क्लियरली यहाँ पर 2 विजिबल फोल्डर्स आप लोगों के लिए बना दिए हैं। फॉर CVT साइकोलॉजी डोमेन में अभी मैंने आप लोगों के लिए कुछ MCQs रखे हैं जो आप अभी के लिए भी कर सकते हो। अभी आपकी CBSE में भी हेल्प हो जाएगी और आगे CVT के लिए भी हेल्पफुल है। बट अदर देन दिस लाइव क्लासेस यहाँ पर आप लोगों को मिल रही होंगी 6 अप्रैल ऑनवर्ड्स, मंडे टू फ्राइडे डेली 3 बजे या 4 बजे के आसपास। हम लोग बात कर लेंगे फाइनल, बट यही होगा या 3 से 4 या 4 से 5 फाइनल हमारी क्लासेस होंगी। डेली हम पढ़ रहे होंगे मंडे से फ्राइडे फॉर सीवीटी साइकोलॉजी डोमेन। बट उससे पहले अभी अगर आप परचेस करते हैं तो आपको सीबीएसई साइकोलॉजी बोर्ड के लिए भी ये सब कुछ मिल जाएगा। एक बार डिटेल चेक कर लेना, ओवरव्यू यहाँ पर कोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्स आपको सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको पता चल जाएगा आपको यहाँ पर क्या कुछ मिल रहा है। जो मेरा क्रैश कोर्स मैंने डिटेल्ड वाला लिया था, अक्टूबर में लॉन्च किया था, पूरे उस क्रैश कोर्स की एक्सेस अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है गो फॉर दिस। बट अगर आपको सिर्फ रिवीजन चाहिए तो मेरा क्रैश कोर्स 2.0 जो हमने जनवरी में लॉन्च किया उसको आप देख सकते हैं। तो आपकी सीबीएसई प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। नॉट जस्ट दिस, आपको मेरे डिटेल नोट्स फ्लो चार्ट तो मिलेंगे बट उसके साथ मेरी फुल फ्लेज्ड टेस्ट सीरीज, मेरी एक टेस्ट सीरीज में 4 टेस्ट बनाता हूं मैं, फुल मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोर्ड स्टाइल। और यहां पर आपको मेरी बनाई 3 टेस्ट सीरीज मिल रही है। मतलब टोटल कितने टेस्ट हो गए गिन लेना जो भी है। मतलब मेरी 3 पूरी फुल फ्लेज्ड टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद द आंसर की, सो दैट आप उसको अपने आप इवैल्यूएट कर पाएं। एंड आगे इन सब चीजों के अलावा सीवीटी के लिए लाइव क्लासेस। तो ये कोर्स एक बार जरूर चेक करना। इफ यू आर टेकिंग साइकोलॉजी फॉर योर सीवीटी साइकोलॉजी डोमेन, दिस इज लिटरली वर्थ द प्राइस। एंड जो फी है इसका ये आगे बढ़ जाएगा। अभी ये अर्ली बर्ड ऑफर में सिर्फ 3000 में आपको सीबीएसई प्रिपरेशन प्लस साथ ही साथ आगे सीवीटी की लाइव क्लासेस के साथ प्रिपरेशन में दे रहा हूं। बस यही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी आपको दिख भी रहा है। मैं आपको दिखाता हूं। आप बेसिकली psychshorts.com पे अगर जाएंगे तो ये psychshorts.com है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना, लेफ्ट साइड पे टॉप पर ये कोर्स आपको दिख जाएगा। बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे, परचेस करेंगे और उसके बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके आपको ग्रुप में ऐड भी कर लेगी। बाकी ये तो एक्सेस आपको ऐप पर या फिर वेबसाइट पर ही सीधा मिल जाएगी। जो आपका ये कंटेंट है सीबीएसई का, ये तो यही एक्सेस मिल जाएगा। बट साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा फॉर दी अपकमिंग लाइव क्लासेस फॉर योर सीयूटी साइकोलॉजी डोमेन। सो दैट्स ऑल। अब आप आगे अपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हैं। एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगे, समझ आए। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दैट मच लव टू साइक शॉट्स। तुम्हारे सिलेबस में 7 चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड में। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये तीनों चैप्टर्स फॉलो करते हैं जनरल साइकोलॉजी में। जनरल साइकोलॉजी में ये तीनों चैप्टर फॉलो करते हैं। अगर किसी को नहीं पता साइकोलॉजी का साइन, तीनों चैप्टर जनरल साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। उसके बाद चैप्टर 4 और 5 ये दोनों चैप्टर फॉलो करते हैं तुम्हारे क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में चैप्टर 4 और 5 जो कि डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट इसकी बात करते हैं। उसके बाद जो चैप्टर तुम्हारे ये वाले हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे 7 और 6, 7th और 6 चैप्टर है सोशल साइकोलॉजी के अंदर आने वाले चैप्टर। तो सोशल साइकोलॉजी से डील करते हैं चैप्टर 6 और 7, 4 और 5 क्लिनिकल साइकोलॉजी, 1, 2 एंड 3 विद जनरल साइकोलॉजी, नॉर्मल साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, स्ट्रेस वगैरह जिसमें हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर है। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइकोलॉजी को पढ़ने से कि सोसाइटी को कैसे साइकोलॉजी समझती है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। अब ये जो सोशल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी है, सोशल में सबसे पहले सबसे जरूरी जो चीज आती है दैट इज हमारे ग्रुप और ग्रुप प्रोसेस। इस चैप्टर का नाम है। तो ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल, एंड दिस कलेक्शन ऑफ पीपल कैन बी ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स। राइट। ये जो कलेक्शन ऑफ पीपल है ये बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक चीज को हम ग्रुप बोलते हैं, जब बहुत सारे लोग एक साथ हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल, उसको हम ग्रुप बोल सकते हैं। उस एक साथ बहुत सारे लोगों को हम टीम बोल सकते हैं, उसको हम क्राउड बोल सकते हैं, उसको हम ऑडियंस बोल सकते हैं। राइट। ग्रुप, टीम, क्राउड, ऑडियंस, ये जो सारे वर्ड हैं आपस में अलग अलग हैं। अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इस चैप्टर से सीधा सीधा तुम्हें हो सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए, बट फिर भी बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहां से पुट किए जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। जैसे हो सकता है तुमसे ग्रुप के बारे में क्वेश्चन आ जाए। पहली बात ही पूरा का पूरा चैप्टर है ही 6 नंबर का। इन टोटल 6 नंबर का चैप्टर है, पूरा चैप्टर सिर्फ 6 नंबर का। तो ज्यादातर इस चैप्टर में से बनते हैं एमसीक्यू, या फिर अगर सब्जेक्टिव वाला बनेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का, 3 नंबर के क्वेश्चन यहां से आपके आते हैं। तो मतलब ग्रुप क्या होता है, टीम क्या होती है, ग्रुप और टीम आपस में डिफरेंट कैसे हैं, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं इस वाले टॉपिक में से। क्राउड, ऑडियंस, इन सबसे ज्यादा बनते हैं एमसीक्यूज। ठीक है। अब व्हाट इज ग्रुप? ग्रुप इज ये सारे पॉइंट्स का मिक्सचर।
अगर मैं तुम्हें ये इनमें से मोस्टली पॉइंट ना भी समझाऊं तो भी तुम अगर ध्यान से इधर देखो तुम्हें अपने आप इनका मतलब पता है, इजंट इट? क्या तुम्हें नहीं पता टू और मोर इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? तुम्हें पता है? ग्रुप मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों को ग्रुप कहा जाता है। दूसरा फीचर क्या है ग्रुप का, और क्या बोल सकते हैं ग्रुप के बारे में, कि ग्रुप वो होता है जहां पर इंटरडिपेंडेंस होती है लोगों में। इंटरडिपेंडेंस है, ये हमारा एक ग्रुप है, राइट? ये हमारा एक ग्रुप है, यहां पर तुम मुझ पे तो डिपेंडेंट हो ही हो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं मेन हूं अभी यहां पर, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुम ऑब्वियसली मुझ पे डिपेंडेंट हो। अगर मैं तुम्हें खराब पढ़ाऊंगा, जान पूछ के टॉपिक गलत बता दूं कि अरे इस बच्चे की फीस नहीं आई, इसको अलग से गलत बताऊंगा जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो, बट तुम आपस में भी डिपेंडेंट हो, राइट? मान लेते हैं अभी लेट से दिव्यानी अपना माइक ऑन करे और उसके माइक से आवाजें आने लग जाए बहुत वियर्ड, और मतलब वो चू की जो आवाज जैसे आती है ना माइक में से, जो अजीब सी आती है, ऐसी आवाज इसके माइक से आने लग जाए, हम में से कोई पढ़ ही नहीं पाएगा, ना मैं तुम्हें पढ़ा पाऊंगा ना तुम पढ़ पाओगे। तो इंटरडिपेंडेंस वहां पर होती है। कॉमन गोल, जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं, क्या हमारा कॉमन गोल नहीं है? तुम्हारा कॉमन गोल है सबका, इजंट इट? कि भाई साइकोलॉजी में पास होना है, तभी तो यहाँ बैठे हो, अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। बिलोंगिंगनेस, की बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है आपस में कि यार ठीक है, वी ऑल बिलोंग टुगेदर, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ साइक शॉर्ट्स, वी ऑल आर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग यहाँ पर है। लीडर इज रिस्पॉन्सिबल, हर ग्रुप में एक लीडर होता है और वो लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम में से खराब मार्क्स तुम्हारे आते हैं तो कहीं ना कहीं बात मुझ पर भी आती है ना, कि भाई यहां से पढ़ रहे थे, मेरा बच्चा होके इसके नंबर गंदे आए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली चाहे बात ये हो कि तुम सही से समझते नहीं हो चीजों को, फिर भी बात मुझ पे आ जाएगी, इजंट इट? क्योंकि लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रुप में, मैं इस ग्रुप का लीडर हूं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तभी क्लासेस ले रहा हूं, तभी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तभी टेस्ट अरेंज कर रहा हूं, अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा हूं, क्यों? क्योंकि भाई मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, राइट? उसके अलावा फैमिली का एग्जाम्पल ले लो, फैमिली में तुम लोगों ने कोई गलती करी, क्या तुम्हारी टीचर पीटीएम में मम्मी पापा को नहीं बोलती? उनकी गलती नहीं है ना, फिर भी वो सुनते हैं तुम्हारी वजह से, दैट इज लीडर इज रिस्पॉन्सिबल देयर। जो भी ग्रुप का हेड होता है, लीडर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है ग्रुप की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। इंटरेक्शन होता है ऑब्वियसली, ग्रुप मेंबर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हर ग्रुप में कुछ रोल्स और नॉर्म्स होते हैं, उसी को ग्रुप का स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो स्ट्रक्चर वाला पॉइंट अगर हम यहां से हटा दें तो भी चलेगा, या फिर ये हटा दो, तो अगर आप स्ट्रक्चर लिख रहे हो तो रोल और नॉर्म बीच में आ जाता है, मतलब हर ग्रुप का एक स्ट्रक्चर होता है, राइट? तो ये पॉइंट है हमारे ग्रुप के बारे में। तो व्हाट इज अ ग्रुप? इसको डिफाइन बना के कैसे लिख सकते हो आप? ग्रुप एक ऐसे कलेक्शन ऑफ पीपल को कहा जाता है, ग्रुप एक ऐसे कलेक्शन ऑफ पीपल को कहा जाता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, जिसमें इंटरडिपेंडेंस होती है मेंबर में, कॉमन गोल होता है, लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लीडर होता है, लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है, एटसेट्रा, रिजॉल्व। दिस इज ग्रुप। बस एक टॉपिक, मेन टॉपिक यही था, राइट? जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तुम्हें समझ आ गया ग्रुप क्या होता है? बहुत आसान टॉपिक है। टीम क्या होती है? व्हाट इज टीम? टीम भी ग्रुप ही है, मतलब टीम एक स्पेशल टाइप के ग्रुप को बोला जाता है। नाउ दिस समथिंग इंपॉर्टेंट, टीम एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप को बोला जाता है जिसके अंदर ये कॉमन पॉइंट तो होते ही हैं, पर इसके अलावा एडिशनल कौन से पॉइंट आते हैं कि टीम के अंदर म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। हालांकि यहां पर लीडर को मेनली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है नॉर्मल मोस्टली ग्रुप्स में, बट यहां पर टीम में म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। ऑल्दो देयर इज अ लीडर इन टीम टू। आप क्रिकेट की बात करो, क्रिकेट में एक हमारा कैप्टन होता है ना, तो वो लीडर है, ग्रुप की सेंस में बात करें तो वो लीडर है, पर फिर भी म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई खराब खेलता है तो हम उसकी वजह से मैच हारते हैं, अगर कोई बॉलर अच्छा नहीं खेल रहा तो हम उसकी वजह से मैच हारते हैं, लोग उसको क्रिटिक करते हैं, धोनी को क्रिटिक नहीं करते थे, राइट? धोनी को क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा कि भाई तू गलत है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं भाई तूने गलत खेला। तो म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, ऑल्दो लीडर टीम में भी होता है, पर हर मेंबर अपनी अपनी परफॉर्मेंस के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बैट्समैन अच्छा नहीं खेलेंगे तो भी पूरी टीम को इंपैक्ट होगा, अगर बॉलर अच्छा नहीं खेलेगा तो भी इंपैक्ट होगा, किसी ने कोई बहुत इंपॉर्टेंट कैच छोड़ दी तो भी पूरी टीम झेलेगी। तो हर किसी के ऊपर म्यूचुअल एक अकाउंटेबिलिटी होती है। एवरी इंडिविजुअल मेंबर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वर्क। देन कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल मतलब ग्रुप में किसी भी तरीके के बच्चे हो सकते हैं, तुम्हारे में से किसी की कोई स्किल होगी, किसी की कोई दूसरी स्किल होगी, हो सकता है तुम में से सभी बच्चे ड्राइंग में अच्छे हो, सभी बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, पर टीम में ऐसा केस नहीं है। टीम में मेंबर वो लिए जाते हैं जिनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल हो। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री स्किल का मतलब होता है कि जो एक दूसरे को पूरा करें। जैसे अगर तुम्हारी टीम में लेट से दो तीन अच्छे बैट्समैन हैं, तो अब तुम्हें दो तीन अच्छे बॉलर भी तो चाहिए ना, मतलब कि तुम सिर्फ बैट्समैन से अच्छी टीम नहीं बना सकते हो, तुम्हें कुछ अच्छे फील्डर भी चाहिए, कुछ अच्छे बॉलर भी चाहिए, कुछ अच्छे तुम्हें विकेट कीपर भी चाहिए। तो अलग अलग चीजें होनी चाहिए, अलग अलग तरीके की स्किल्स होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर में। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल
जो एक दूसरे की कमियों को पूरा करे, ऐसे मेंबर्स ज्यादातर होते हैं हमारी टीम में। टीम के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं उन मेंबर्स की स्किल्स। अगर कोई अच्छा बैट्समैन है, दूसरा अच्छा बॉलर है। फिर टीम के अंदर टीम स्पिरिट होती है और टीम के अंदर पॉजिटिव सिनर्जी होती है। इन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया एनसीईआरटी में, नॉर्मली मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, बट यहां पर हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इतना ही लिख दोगे तो बहुत है, ठीक है। टीम स्पिरिट होनी चाहिए, मतलब सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, पॉजिटिव सिनर्जी होनी चाहिए, कॉमन डायरेक्शन में सब लोगों के एफर्ट होते हैं। तो टीम कैसे ग्रुप से अलग है, डिफरेंस भी आता है। डिफरेंस क्या लिखोगे, ग्रुप के अंदर लीडर इज रिस्पॉन्सिबल, टीम के अंदर ऑल्दो देयर इज अ लीडर, स्टिल म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी इज देयर। दूसरा मेन फर्क क्या होता है, ग्रुप के अंदर हमारी लाइक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स का होना जरूरी नहीं है, बट टीम के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स आर अ हैव टू थिंग। ग्रुप के अंदर अगर इंडिविजुअल मेंबर अपना अपना रोल प्ले कर दे तो ग्रुप सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब कि अगर जैसे ये ग्रुप है, ये टीम नहीं है, ये ग्रुप है। अगर जोशना अपना बढ़िया पढ़ लेगी, छवि अच्छे से पढ़ लेती है, गुरु अपना अलग पढ़ लेती है, निकिता पढ़ लेती है, राइट, पुष्कर अपना अलग पढ़ रहा है, ये जो यहाँ पर बच्चे थे सुजल प्रियांशु, अगर लेट्स से ये भी पढ़ने लग जाए, तो अलग अलग रोल अपना अपना हर मेंबर प्ले कर रहा है, हमारे लिए उतना बहुत है। एज अ ग्रुप हमारा ये जो ग्रुप है साइकोलॉजी स्टूडेंट्स का, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। अलग अलग लोग अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो जाएगा। पर टीम के अंदर सिर्फ अपने अपने काम को करने से काम नहीं चलता है। टीम के अंदर हर किसी मेंबर को अपना अपना रोल तो करना ही होता है, उसके साथ साथ टीम स्पिरिट भी होनी चाहिए, राइट। टीम में आप सिर्फ अपने रोल के बेस पे सक्सेस नहीं हो सकते, जिसको टीम वर्क बोला जाता है, राइट। तो अगर एक टीम में लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं, मैं इससे बढ़िया करूंगा, मैं बढ़िया करूंगा, मैं अपना रोल बढ़िया कर रहा हूं, वो देख रहा है मैं अपना रोल बढ़िया कर रहा हूं, टीम को सक्सेस नहीं मिलेगी। एज अ टीम टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू डू योर ऑन टास्क, along with that you need to keep team spirit, right। तो टीम स्पिरिट एक पॉइंट है और जो इनको फर्क करवाता है। तो क्या फर्क है, अगेन सुनो ये क्वेश्चन ध्यान से, मतलब इसको ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन सच में आ सकता है। ग्रुप वर्सेस टीम, ग्रुप के अंदर लीडर ही रिस्पॉन्सिबल है, यहां पर म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी है। सबसे जरूरी पॉइंट ये है, यहां पर लीडर रिस्पॉन्सिबल है, यहां पर ऑल्दो लीडर होता है फिर भी म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी है, हर मेंबर रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रुप के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल का होना जरूरी नहीं है, यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होनी जरूरी है टीम के अंदर। ये हालांकि जरूरी पॉइंट नहीं है, बट दूसरा जरूरी पॉइंट सबसे जरूरी जो क्या है, दो, हालांकि तीन पॉइंट बन गए, पर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो पहले मैंने बताया लीडर वाला यहां होता है तो वही रिस्पॉन्सिबल है, यहां पर लीडर होने के बावजूद हर मेंबर रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ग्रुप में हर कोई अपना अपना इंडिविजुअल काम करेगा तो भी ग्रुप की सक्सेस पक्की है, अगर अपना अपना काम हर कोई सही से कर रहा है। टीम के अंदर अपने अपने काम के साथ टीम स्पिरिट भी होनी चाहिए, टीम एज अ होल आगे लेके जानी पड़ती है, दैट इज ऑल। फिर क्राउड, कलेक्शन ऑफ पीपल को क्राउड भी बोला जाता है। व्हाट इज क्राउड, क्राउड मतलब जो बाय चांस इकट्ठी हुई भीड़ है, जो बाय चांस लोग इकट्ठा हो गए कहीं पर रैंडमली, सडनली, इच्छा नहीं थी, घर से सोच के नहीं आए थे, अचानक से इकट्ठे हो गए, भीड़ बन गई तुम्हारे लिए, तुम्हें नहीं पता था ये सब मिल जाएंगे, दैट इज बाय चांस, दैट इज क्राउड। क्राउड क्या होता है, इररेशनल होता है, क्राउड अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे अभी, तब तुम्हें ये पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, जो हम स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर बोल रहे हैं इसका असल में मतलब क्या है, ये आगे पता चल जाएगा। मतलब कि क्राउड का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई सर पैर नहीं होता, कोई रोल, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नॉर्म्स, कोई एकता, वो सब नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं है उसका। पर ग्रुप के अंदर स्ट्रक्चर होता है, टीम के अंदर भी स्ट्रक्चर होता है, और क्राउड में वो नहीं होता। तो क्राउड का मेन पॉइंट क्या है, क्राउड बाय चांस बनता है, सबसे जरूरी यही है, और ये एमसीक्यू में आता है ज्यादातर। और इररेशनल बिहेवियर हो जाता है क्राउड का, अनस्ट्रक्चर्ड होता है क्राउड, दैट इज क्राउड, भीड़। अब ऑडियंस क्या होती है, ऑडियंस एक ऐसे कलेक्शन ऑफ पीपल को बोला जाता है जो पैसिव होती है, जिसका एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल पर्पस होता है। तो ऑडियंस में एक बहुत सटीक पर्पस होता है कि अगर आप एज एन ऑडियंस कहीं पर गए हो तो उसका क्या मतलब है कि आप, लेट्स से हम क्रिकेट मैच देखने गए, लेट्स से हम कोई मूवी देखने गए, सबके मन में एक बिल्कुल स्पेसिफिक पर्पस है, एक स्पेशल पर्पस है कि भाई मेरा एक ही मकसद है कि मैंने इसको, मतलब मूवी को देखना है। हम सब लोग सिर्फ स्पेसिफिकली मूवी देखने आए हैं, मैच देखने आए हैं, दिस इज अ स्पेशल पर्पस। तो ऑडियंस का एक स्पेशल पर्पस होता है, ऑडियंस पैसिव होती है। पैसिव का क्या मतलब है, अब लेट से यहां पर अगर हम देखें तो हालांकि तुम लोग ग्रुप के एग्जांपल में आते हो, बट फिर भी अगर हम इस तरीके से देखें कि लेट से आपका कुछ खास रोल नहीं है, आप बैठे मुझे सुन रहे हो, मेरा एक्टिव रोल है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम द एक्टिव पर्सन हियर, यू गाइस कैन बी कंसीडर्ड एज ऑडियंस टू। क्यों, क्योंकि तुम सबका स्पेशल पर्पस है, तुम सब बैठ के मुझे सुन रहे हो, तुम्हारा पैसिव रोल है अभी यहां पर, दैट इज व्हाई यू कैन बी कंसीडर्ड एज ऑडियंस।
हम एक स्पोर्ट्स का कोई मैच देखने गए, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह कोई मैच आप देखने गए हो, आप थोड़ी खेल रहे हो, वो खेल रहा है, प्लेयर खेल रहा है, आप बैठ के उनको देख रहे हो। दैट इज कि ऑडियंस पैसिव होती है, ऑडियंस एक्टिव नहीं होती है। उसके अलावा अब ये है ऑडियंस का मेन पॉइंट इतना ही है, स्पेशल पर्पस के लिए आते हैं और पैसिव होती है ऑडियंस, एक्टिव नहीं होती है। ये ऑडियंस कभी कभार मॉब में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ व्हाट इज मॉब? मॉब लिंचिंग आपने शायद कभी वर्ड सुना होगा। मॉब का मतलब होता है उग्र ऑडियंस, मतलब अग्रेसिव ऑडियंस। अगर ऑडियंस को गुस्सा आ जाए, अग्रेसिव हो जाए, हालांकि अग्रेसिव भीड़ को भी मॉब कहा जाता है। आई वॉन्ट टीच यू गलत कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको आगे जाके साइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो आपको बताया जाएगा कि क्राउड कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मॉब, बट यहां पर एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा है। और अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि मार्किंग स्कीम सिर्फ एनसीईआरटी के थ्रू बनी होगी, इसीलिए हम खाम खा के पंगे नहीं लेंगे। हालांकि सच बात यही है कि क्राउड भी कभी भी मॉब में कन्वर्ट हो सकता है, पर हमारी एनसीईआरटी जो हमें बता रही है, फिलहाल हम वही समझ लेते हैं। अगर क्राउड मॉब बन सकती है बट हम वो नहीं करेंगे, तो ऑडियंस मॉब बनती है, एनसीईआरटी में लिखा भी है। तो ऑडियंस कभी भी मॉब में कन्वर्ट हो सकती है। इसका क्या मतलब होता है कि ऑडियंस जो कि पैसिव थी वो कभी भी अग्रेसिव हो सकती है, ऑडियंस अग्रेसिव हो सकती है। अगर ऑडियंस अग्रेसिव हो गई तो वो क्या हो जाएगी? इंपल्सिव हो जाएगी। इंपल्सिव मतलब जो मन में आया वो करना, इंपल्सिव मतलब इंपल्सिव एक्ट करना, जो मन में आया वो कर दिया। जैसे कि विराट कोहली ने अच्छा नहीं खेला, तो अब उस ऑडियंस में से 15-20 लोग अग्रेसिव हो गए। वो कह रहे हैं कि यार इसने अच्छा नहीं खेला, चप्पल फेंक के मारते हैं इसको। वो अपनी चप्पल उठाएंगे, फेंक के मार देंगे, राइट? इसको गालियां देते हैं, इसको टाउंटिंग करते हैं। वो सब लोग एक जैसा एक्शन कर रहे हैं, सबका एक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सबका डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस है, राइट? मतलब एक सटीक, एक पर्टिकुलर एक पर्पस है सबका, उसी पे वो एक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। होमोजिनिटी ऑफ थॉट है, होमोजिनिटी मतलब सिमिलैरिटी, दे आर थिंकिंग ऑल्सो इन अ वेरी सिमिलर वे। सबके मन में सेम तरीके के, सिमिलर तरीके के विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उनका एक्शन भी बिल्कुल सेम है, एक बिल्कुल सटीक सेंस ऑफ पर्पस है। विराट कोहली को हार्म करना है, आइदर वर्बली या फिजिकली, जैसे मर्जी, इसको हार्म करना मेरा पर्पस है। डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस, एक्शन इन कॉमन डायरेक्शन, होमोजिनिटी ऑफ थॉट और इंपल्सिव। जब कोई कलेक्शन ऑफ पीपल हो जाता है तो उसको हम मॉब का नाम देते हैं। ये भी एमसीक्यू में आता है। तो एमसीक्यू में कैसे पूछा जा सकता है? कुछ ऐसा एग्जांपल दिया होगा जो मैंने अभी बोला कि कहीं पर भीड़ है, जो मतलब ऐसी ऑडियंस है जो गुस्सा हो गई, धरने पे बैठ गए अचानक से लोग, और वो मतलब बहुत ज्यादा ऐसे अग्रेसिव हो गए हैं और वो कुछ तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। जहां पर भी अग्रेशन आ जाए और जहां पर भी कुछ ऐसा आपको शिफ्ट दिखाया जाए कि पहले लोग पैसिव थे पर फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग अग्रेसिव हो गए और अब वो बिल्कुल एक साथ काम कर रहे हैं, तो बताओ इस कलेक्शन ऑफ पीपल को हम क्या बोलेंगे? सबके मन में सेम तरीके के विचार हैं, सब लोग कुछ एक ही मकसद पूरा करना चाहते हैं। ये मकसद वर्ड आजकल बहुत बदनाम हो गया, खैर। तो दैट इज नाउ दी मॉब, राइट? तो मॉब मतलब ठीक है, चलो कोई तो समझा। मॉब मतलब कि जो लोग बिल्कुल गुस्से में है, राइट, और इंपल्सिव है, होमोजेनिटी ऑफ थॉट है। दिस इज योर कलेक्शन ऑफ पीपल वाला पूरा टॉपिक। एक बार बहुत ही जल्दी से इसको अगर देखें तो ग्रुप के ऊपर अगर क्वेश्चन आए, ये सारे पॉइंट मिला के लिख देना। टीम पे क्वेश्चन आए तो म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल जरूरी है, टीम स्पिरिट जरूरी है, ये छोड़ भी दोगे तो चलेगा, टीम स्पिरिट बहुत जरूरी वर्ड है। क्राउड पे आएगा तो बाय चांस वर्ड तुम्हारे आंसर में होना चाहिए। बाय चांस इकट्ठी हुई भीड़ क्राउड होती है, बाय चांस। क्राउड में लोगों का बिहेवियर बहुत अजीबोगरीब हो जाता है, इरेशनल बिहेव करते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई सर पैर नहीं होता क्राउड का। ऑडियंस पैसिव होती है, बिल्कुल एक स्पेशल पर्पस के लिए आई होती है। वही ऑडियंस जब उग्र हो जाए, गुस्से में आ जाए, इंपल्सिव हो जाए, एक जैसे बिहेव करने लगे ही की डायरेक्शन में, उसको हम मॉब बोलते हैं। और मॉब नेगेटिव वर्ड है, ठीक है? मॉब हमेशा गुस्से वाले सेंस में हम यूज करते हैं। जैसे सुनी होगी आपने न्यूज, मॉब लिंच। एक इंसान मॉब लिंच हो गया। मॉब लिंच मतलब भीड़ ने मिलकर मार दिया किसी को, राइट? सब लोगों के मन में एक ही थॉट था, यही है, इसी ने गलत किया, मार दो, पीट दो। दैट इज मॉब, राइट? सो दिस इज योर कलेक्शन ऑफ पीपल वाला टॉपिक। आई होप नाउ थिंग्स आर क्लियर टिल हियर। नाउ व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप? लोग ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं, इसके रीजन इस टॉपिक में हमें दिए गए हैं, राइट? हमें पता चल गया ग्रुप क्या है, टीम क्या है। अब क्या रीजन है कि लोग क्यों ग्रुप ज्वाइन करते हैं? ग्रुप हमारी अलग अलग तरीके की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए हम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। कौन सी नीड को सेटिस्फाई करता है ग्रुप? हमारे स्टेटस की नीड को सेटिस्फाई करता है। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस का मतलब है रिलेटिव सोशल पोजीशन। स्टेटस को
सोशल पोजीशन कहा जाता है। मतलब कि हमारी सामाजिक तौर पर क्या पोजीशन है, क्या हम एक लोअर पोजीशन में है अपने समाज के कंपैरिजन में, या हम एक अपर पोजीशन पे हैं। तो क्या एक पुलिसमैन का स्टेटस आर्मी वाले जितना है क्या? नहीं, आर्मी का स्टेटस ज्यादा बड़ा है, राइट? क्या हमारा स्टेटस अंबानी जितना है क्या? अंबानी की फैमिली जितना है? नहीं, अंबानी की फैमिली का स्टेटस हमसे ज्यादा है। क्या ज्यादा है? रिलेटिव सोशल पोजीशन। हम उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनके कंपैरिजन में हमारी सोशल पोजीशन बहुत डाउन है भाई, राइट? तो ग्रुप हमें स्टेटस देता है। अब अंबानी के वहां शादी हुई अभी हाल ही में, है ना? तो जो लड़की जिसकी शादी हुई, आई डोंट नो इंडिविजुअली वो क्या थी या उसका क्या स्टेटस है, पर अंबानी के घर में अब वो जा चुकी है। अब उसका स्टेटस बढ़ चुका है, डेफिनेटली बढ़ चुका है, राइट? तो मतलब कि स्टेटस इज उस ग्रुप का पार्ट तुम बन गए हो। अभी तक तुम आर्मी के मेंबर नहीं हो, अब तुमने आर्मी ज्वाइन कर ली है, यू गॉट अ स्टेटस। साइकोलॉजी जब आगे पढ़ने जाओगे तो लेट्स से तुम कॉलेज में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हो, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का अलग स्टेटस होता है। लोग तुम्हें लुकअप करते हैं कि भाई यार, वाह यार, साइकोलॉजी वाला यार। दिस इज अ स्टेटस दैट साइकोलॉजी ग्रुप है, साइकोलॉजी स्टूडेंट है, जो बाकियों का नहीं है। कोई प्लेन बीए कर रहा है, मतलब नॉर्मल बीए कर रहा है, उनका स्टेटस से तुम्हारे साइकोलॉजी वालों का स्टेटस ज्यादा है भाई, है, सच में है, ग्रुप में है ऐसा। आगे जाओगे कॉलेज में तुम्हें एहसास होगा इस चीज का। दैट इज स्टेटस, रिलेटिव सोशल पोजीशन। सिक्योरिटी, ग्रुप तुम्हें सिक्योरिटी देता है, इमोशनल भी और फिजिकल भी, बिल्कुल देता है। क्यों? जैसे अब मैं अकेला कहीं पर ट्रेवल कर रहा हूं और बहुत मतलब अंधेरा है, सुनसान जगह है, सिर्फ लड़कियों को डर नहीं लगता मेरे भाई, बहुत ज्यादा सुनसान जगह है, अकेला मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं है, मुझे भी डर लगेगा भाई, मैं फिजिकली सेफ महसूस नहीं करूंगा। कोई चोर डाकू वगैरह आ सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है, राइट? यही मैं अपने दोस्तों के साथ हूं तो पता नहीं क्या क्या हरकतें करी है, रात को शमशान घाट जाके आएंगे, डेथ वैली चलते हैं, राइट? ये ऐसी जो अजीबोगरीब हरकतें हैं, ये सब हम दोस्तों के साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमें सिक्योरिटी मिलती है भाई, फिजिकली सेफ है, इट्स फाइन। ग्रुप है भाई लॉन्डो का, देख लेके जो होगा, चाहे देख ना पाए पर फिर भी एक मन में सिक्योरिटी आती है, इमोशनली हम सिक्योर महसूस करते हैं, फिजिकली सेफ महसूस करते हैं, ग्रुप हमें सेफ्टी सिक्योरिटी देता है। उसके अलावा ग्रुप हमारी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है। एक इंसान जिसके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छी फैमिली है, उसकी सेल्फ एस्टीम बूस्टेड रहती है भाई, एटलीस्ट सेल्फ एस्टीम का सोशल एस्पेक्ट। चैप्टर 2 जिसने पढ़ा है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, सोशल सेल्फ एस्टीम बूस्टेड हो जाती है बहुत ज्यादा कि अरे वाह, लोग मेरे साथ हैं, मेरे पास बढ़िया फैमिली है यार, बढ़िया दोस्त हैं। सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड, हमारी बहुत सारी साइको सोशल नीड होती हैं, इन सबको एक साथ साइको सोशल बोला जाता है। साइको सोशल नीड मतलब लव चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए, ये सब साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, पर हमें कौन देता है? सोसाइटी। इसलिए इनको बोला जाता है साइको सोशल नीड। तो हमारी साइको सोशल नीड पूरी होती है, हम सबको अटेंशन चाहिए, हम सबको लव चाहिए, सबको चाहिए कोई मुझे सुने, ये नीड भी हमारी ग्रुप पूरी कर रहा है। हमारे कभी कभार मतलब मोस्टली ऐसा होता है, हमारे गोल अचीव करने में हमें ग्रुप मदद करता है, क्योंकि देयर इज अ पावर इन मेजॉरिटी। तुमने अपने टीचर से कोई बात मनवानी है तो अकेले बोलने से बेटर तुम कोशिश करो कि ग्रुप बना लेते हैं, सब लोग मिलकर बोलेंगे, पावर इन मेजॉरिटी। ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। अब वो अलग बात है, अगर तुम्हें अपने ग्रुप में कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो यू आर इन अ रॉन्ग ग्रुप, बट दिस इज द फीचर ऑफ अ ग्रुप कि ग्रुप हमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, ग्रुप हमें अलग अलग किस्म की चीजें बताता है। इसलिए बोला जाता है कि जब आप ऑफलाइन मोड में मतलब किसी चीज को करते हो, लाइक अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन ना लेकर रेगुलर मोड से अगर अपनी बैचलर्स आगे कंप्लीट करते हैं तो उसके बहुत फायदे हैं, सिर्फ किताबें पढ़ने को नहीं मिलती हैं, अलग अलग किस्म के ग्रुप्स ज्वाइन करते हो तुम, अलग अलग किस्म के लोगों को ज्वाइन करते हो। डीयू में जाओगे, कितने लोग दुबई से वहां बैठे हैं, कितने लोग अलग अलग कंट्रीज से वहां पर आए हैं, उन सबसे तुम्हें अलग अलग उनकी नॉलेज मिलेगी, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो ये सब रीजन होते हैं ग्रुप्स को ज्वाइन करने के, इन रीजन की वजह से ही हम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ग्रुप हमारी नीड पूरी करता है, हमें स्टेटस देता है, सिक्योरिटी देता है, हमारी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है, हमें साइको सोशल बहुत सारी नीड्स को पूरा करता है, हमें गोल अचीव करने में मदद करता है, और हमें नॉलेज और इंफॉर्मेशन अलग अलग चीजों के बारे में ग्रुप देता है। रिजॉल्व। अब ग्रुप कब बनते? क्या कुछ ऐसी सिनेरियोज है, क्या कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिनमें ग्रुप बनने की संभावना बढ़ जाती है, राइट? ऐसी कुछ सिचुएशंस हमारी साइकोलॉजिस्ट ने हमें बताई हैं कि द ग्रुप फॉर्मेशन इज फैसिलिटेटेड बाय द फॉलोइंग कंडीशन। जब भी कभी लोगों के बीच में ये कंडीशन पाई जाएगी, वहां पर ग्रुप बनने की संभावना बढ़ जाएगी, कि वो लोग आपस में ग्रुप बना लेंगे। कब कब बना लेंगे? अगर प्रॉक्सिमिटी होगी। व्हाट इज प्रॉक्सिमिटी? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है फिजिकल क्लोजनेस और इंटरेक्शन, रेगुलर इंटरेक्शन या फिजिकल क्लोजनेस को प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है। मतलब कि अगर लोग रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे, अगर कोई तुम्हारे घर के पास रहता है, तुम्हारा नेबर है,
देयर आर हाई चांस तुम उसको अपने ग्रुप का पार्ट बनाओगे, मतलब उससे दोस्ती कर लोगे, उसके साथ एक ग्रुप बन जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि रोज रोज दिख रही है उसकी शक्ल, रोज रोज उससे मिल रहे हो, देयर आर हाई चांसेस। अब हैव टू भी नहीं है, कभी कभार ऐसा नहीं भी होता, इसीलिए हमने बोला ये सिर्फ ऐसे फैक्टर हैं जो फैसिलिटेट करते हैं कि देयर आर हाई चांसेस, अगर प्रॉक्सिमिटी है तो ग्रुप बन सकता है। दूसरी चीज, मतलब प्रॉक्सिमिटी मतलब समझ आ गया, एक साथ पास में होना, फिजिकली स्पेस में साथ में होना, पास में होना इज प्रॉक्सिमिटी। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब या तो पास हो या रेगुलर बेसिस पे किसी एक इंसान के साथ आपका इंटरेक्शन है, रोज रोज मिलते हो अपने उन्हीं क्लासमेट से, तो धीरे धीरे उनके साथ ग्रुप बन जाता है, चाहे अच्छे ना भी लगते हो, राइट, फिर भी एक प्रॉक्सिमिटी है ना, मिल रहा है बंदा, डेली बातें हो रही हैं, पास में है, तो ग्रुप बन जाता है। सिमिलैरिटी, अगर प्रॉक्सिमिटी के बाद क्योंकि तुम उससे मिल रहे हो, तुम्हें धीरे धीरे ये भी पता चलता है कि भाई वो तो मेरे जैसा है यार, मतलब कि तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे तो कंसिस्टेंसी मिलेगी, तुम्हारा दिमाग कंसिस्टेंट रहता है, थॉट्स का क्लैश नहीं होता, इसीलिए हम सिमिलैरिटी की वजह से भी ग्रुप बना लेते हैं। यार मुझे भी स्पोर्ट्स पसंद है, इसको भी स्पोर्ट्स पसंद है, मुझे भी बाहर का जंक फूड खाना पसंद है, इसको भी पसंद है, यार ये भी साइकोलॉजी पसंद करती है, मैं भी साइकोलॉजी पसंद करता हूं, तो मतलब कि सिमिलैरिटी जहां पर है वहां पर तुम्हें कंसिस्टेंसी मिलती है, तुम्हारे मन में साइकोलॉजिकली इंपैक्ट पड़ता है कि भाई ठीक है, मुझे कोई क्रिटिक नहीं कर रहा हमेशा, मुझे कोई ठीक नहीं कर रहा हमेशा, कोई काट नहीं रहा मेरी बातें, कंसिस्टेंट है यार, मैं बोल रहा हूँ साइकोलॉजी बढ़िया है, वो भी आगे से बोल रहा है वाह यार साइकोलॉजी बढ़िया है, दोस्त बन जाएंगे। इट प्रोवाइड्स वैलिडेशन, वैलिडेशन मतलब कि तुम्हें ऐसा लगता है कि यू आर नॉट रॉन्ग, ठीक है ये भी मेरे जैसा है यार, ये भी मेरे जैसा है, दिस इज वैलिडेशन। तुम बोल रहे हो अबे यार ये छपरीपना आजकल बहुत चल रहा है यार इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कोई खामा खामा गुंडागरी वाली बातें कर रहा है, ये अलविश यादव वगैरह की वीडियोस, वो तुम्हारे साथ वाइब, इसको वाइब भी बोल सकते हैं वैलिडेशन को, आजकल जो कॉमन है वाइब मैच कर गई, दैट इज सिमिलैरिटी। और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है वाइब मैच करना, कि भाई तुम्हें कंसिस्टेंसी मिल रही है वहां पर, दिमाग लेवल पर तुम्हें वैलिडेटेड महसूस हो रहा है, इसीलिए ग्रुप फॉर्मेशन और फैसिलिटेट हो जाता है जहां पर सिमिलरिटी होती है। ये दो उसके पीछे के रीजन है सिमिलरिटी से क्यों होता है, तो कंसिस्टेंसी और इट प्रोवाइड वैलिडेशन। ऑल्सो कॉमन गोल और मोटिव, अगर तुम्हारे कॉमन गोल है तो वहां पर ग्रुप बन जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे मन में स्टार्टिंग से एक फिट हो रखा है, मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोस के नीचे बहुत से ऐसे कमेंट देखे हैं जिसमें लोग जो जैसे मेरी वीडियोस काफी बच्चे साइकोलॉजी ऑप्शनल वगैरह जो यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, वो भी एनसीईआरटी क्लियर करते हैं, उसको देखते हैं, तो बच्चे नीचे कमेंट में लिख लेते हैं भाई तू भी साइकोलॉजी ऑप्शनल ली, एनीवन साइकोलॉजी ऑप्शनल, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आई नीड सम हेल्प, तो लोग करते हैं व्हाट्सएप वहीं पर बातें कर रहे हैं, मतलब दैट इज कॉमन गोल, उनकी कॉमन गोल है, कॉमन मोटिव है, तो उससे भी ग्रुप फॉर्मेशन फैसिलिटेट होता है। तो अगर आप एक साथ रहते हो, पास में रहते हो, रेगुलरली इंटरेक्ट करते हो, अगर आप आपस में सिमिलर हो और अगर आपके कॉमन गोल्स हैं, कुछ मोटिव कॉमन है, तो देयर आर हाई चांसेस की आप लोगों में ग्रुप बनने की संभावना है, मतलब आप एक ग्रुप फॉर्म कर लोगे। फिर अगर आप ग्रुप फॉर्म करोगे तो कौन सी स्टेजेस से होकर निकलेगा आपका ग्रुप, ये टकमैन एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने हमें बताया है कि ग्रुप कौन सी स्टेजेस से होकर निकलता है। देयर आर 5 डिफरेंट स्टेजेस जिसके थ्रू एक ग्रुप पास होता है अकॉर्डिंग टू टकमैन। एक नया नया ग्रुप बन रहा है, क्या होगा, सबसे पहली स्टेज को नाम दिया गया है फॉर्मिंग की स्टेज, ग्रुप फॉर्म होगा। जब ग्रुप फॉर्म होता है तो हमारे मन में एक्साइटमेंट होती है, बिल्कुल होती है, यार नया ग्रुप बन रहा है। तुम कॉलेज में जाओगे, राइट, लेट्स से तुम कॉलेज में गए हो और टीचर्स ना स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसी एक्टिविटीज देंगी, जानबूझ के ऐसा करवाया जाता है, टीचर्स ऐसी एक्टिविटी देती हैं, ग्रुप बॉन्डिंग हो, नए नए बच्चे एक दूसरे को जाने, स्टार्टिंग में काफी ग्रुप एक्टिविटीज मिलती है, 2-3 महीने जब होते हैं उसमें स्टार्टिंग में कुछ ग्रुप एक्टिविटी तुमसे करवाई जाती है, क्यों होती है, ताकि तुम एक दूसरे को जानो। तो वहां पर लेट्स से ग्रुप एक्टिविटी दी तुम्हारे टीचर ने, इस एग्जांपल से इसको समझते हैं, कोई ग्रुप एक्टिविटी दी तुम्हें करने के लिए, वहां पर तुम अभी पहली स्टेज में जाओगे फॉर्मिंग में, कि ठीक है भाई ये 5 बच्चे रैंडम रैंडम हो ना, सारे नए नए कॉलेज में गए हो, सारे जने एक दूसरे को नहीं जानते हो, तो वहां पर तुम्हें एक ग्रुप बना दिया गया, अब 5 लोगों का एक ग्रुप बन गया है, उन 5 लोगों के ग्रुप में अभी तुम कौन सी स्टेज पे हो, फॉर्मिंग, अभी अभी ग्रुप बना है कि ठीक है ये 5 बच्चे एक साथ आ गए, ठीक, अब वहां पर एक्साइटमेंट होगी, एप्रीहेंशन की फीलिंग होगी, लेट्स से मैं बोलूं कि मुझे जैसे स्क्रीन पे जो नाम दिख रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से एनी नेम, जोशना, छवि, सलोनी, निकिता, गुणव, जोशना, छवि, सलोनी, निकिता, गुणव, मैंने इन 5 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, ये भी पांचों आपस में एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, राइट, सलोनी और जोशना थोड़ा बहुत जानते होंगे क्योंकि ये दोनों ऑफलाइन वाले हैं, बाकी सारे जने आपस में ज्यादा एक दूसरे को नहीं जानते, राइट। इन 5 लोगों का मैंने अभी भी ग्रुप फॉर्म किया है, इनके अंदर मैंने कुछ काम दिया इनको कि लेट्स से तुमने नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैंने चैप्टर 6 करवाना है तो तुम पांचों ने ना मिलकर कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है कि हम एटीट्यूड का मतलब समझ पाए, छठा चैप्टर एटीट्यूड है, कि हम एटीट्यूड का मतलब समझ पाए, पांचों ने मिलकर कुछ डिसाइड करना है, चलो क्या करोगे सोचो। अब उसके बाद इनका ग्रुप फॉर्मिंग की स्टेज में आ गया, जैसे ही मैंने बना दिया इनके अंदर एक्साइटमेंट होगी, यार कैसे करेंगे,
चलो सर ने टास्क तो दिया है यार, रिकॉर्डिंग भी हो रही है इन क्लासेस की, पक्का सर यूट्यूब वगैरह पे डालेंगे या मतलब कोर्स पे इसको कोई क्लिप फ्लिप डालेंगे इसकी, है ना, हमें लोग देखेंगे। एक्साइटमेंट होगी तुम्हारे मन में, थोड़ी बहुत तो होगी एक्साइटमेंट, उसके साथ साथ डर भी होगा, एप्रीहेंसिव की फीलिंग भी होगी कि भाई कैसे करेंगे यार, हो पाएगा क्या, इतने बच्चे देखेंगे यार, हम सही सही बोलेंगे गलत करेंगे, टास्क पूरा करेंगे। दैट इज फॉर्मिंग की स्टेज, जहां पर एक्साइटमेंट और एप्रीहेंशन होता है। इसको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ऐसे ही एग्जाम्पल के थ्रू ही ये सारी स्टेजेस एक्सप्लेन होती हैं, वरना अपने आप में इसमें एक्सप्लेन करने के लिए टेक्निकल टर्म ज्यादा नहीं है। तो अगर इसको इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल इज योर हेल्पिंग हैंड, एग्जाम्पल इज गोइंग टू हेल्प यू, और कुछ नहीं, इसको मेनली एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया जाता है क्योंकि अपने आप में अंदर एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा नहीं है। तो फॉर्मिंग स्टेज, एक्साइटमेंट एप्रीहेंशन कीवर्ड है, उसके बाद आप एग्जाम्पल दे देंगे, फिर वो ग्रुप आएगा स्टॉर्मिंग की स्टेज में। अब इनमें स्टॉर्म भी होगा, स्टॉर्म मतलब लड़ाई होगी, कन्फ्लिक्ट होंगे। क्यों कन्फ्लिक्ट होंगे? क्योंकि इनको लगेगा अब भाई बहुत सारे रोल है ना यार, मैंने बोला है तुमने प्रेजेंट करना है, जरूरी है कि चार के चार लोग आके प्रेजेंट करेंगे, दो लोगों ने लेट्स से प्रेजेंटेशन देनी है, दो लोग कुछ एक्टिंग करेंगे, दो लोग स्क्रिप्ट बनाएंगे, कोई ढूंढेगा, टास्क तो डिवाइड करेंगे ना, कौन इजी वाला टास्क लेगा? हायरार्की में लीडर किसको कहेंगे? मैं मेनली किससे बात करूंगा, मुझसे मेनली कौन कम्युनिकेट करेगा? लीडर कौन होगा? किसके पास कितनी रिसोर्सेज आएंगी, ये वर्ड और ध्यान रखना, रिसोर्सेज, किसके पास कितनी रिसोर्सेज आएंगी, रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे होगा, जो इंटरनल रिसोर्सेज है, हायरार्की में अपर पोजीशन पे कौन जाएगा, लीडर कौन बनेगा, सब ऑर्डिनेट रोल कौन लेगा, फिलर रोल कौन लेगा, मेन रोल कौन लेगा। अच्छा, डरावना काम है सामने आके प्रेजेंट करना, मोस्टली बच्चे बोलेंगे भाई मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। हो सकता है जोशना और निकिता आपस में बढ़ जाए कि नहीं 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 मैंने नहीं करना है, या हो सकता है दो ज्यादा बोलने वाले बच्चे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं गुनव और निकिता, दोनों को मन है बोलने का, यहां पे क्लैश हो जाएगा, नहीं मैं बोलूंगी, नहीं ये पार्ट मैं बोलूंगी, तू क्यों बोलेगी, दैट इज कंफ्लिक्टिंग स्टेज। ये आ सकती है और मोस्टली ग्रुप्स में आती है कि भाई रिसोर्सेज जब डिवाइड होती हैं तो कंफ्लिक्ट होते ही होते हैं। उसके बाद एक हायरार्की बन जाती है, उस कंफ्लिक्ट के बाद बनानी तो पड़ेगी, कोई ना कोई एक मान लेगा, ठीक है चल ठीक है यार बात मान लेते हैं, ना तेरी ना मेरी, ऐसा करके हायरार्की बन गई। उसके बाद क्या होता है, हायरार्की बनने के बाद नॉर्मिंग के अंदर आते हैं कि अब हायरार्की बन गई है, अब हमारे कंफ्लिक्ट हो गए हैं, रिसोर्सेज बढ़ गई हैं, अब भाई हम एक नॉर्म बनाएंगे, रूल बनाएंगे ग्रुप का। अब नॉर्मिंग की स्टेज ही एकलौती ऐसी स्टेज है, अब ये एमसीक्यू में आता है कई बार, ध्यान से सुनो। नॉर्मिंग की स्टेज ऐसी स्टेज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से ग्रुप के कंफ्लिक्ट शांत हो पाते हैं, राइट। अगर नॉर्मिंग की स्टेज ना हो तो ग्रुप के कंफ्लिक्ट हमेशा चलते रहेंगे, इसीलिए बाद में नॉर्म बनाए जाते हैं। भाई देख अब हमने ग्रुप अपना बना लिया है, अब जो भी जिसका रोल है अपने अपने रोल सब लोग पूरे करेंगे। कुछ ऐसे नॉर्म्स हम बनाते हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे अनरिटन रूल जो सबको पता होते हैं, भाई अपना अपना टास्क हर कोई करेगा, दूसरे के टास्क में टांग नहीं अड़ाएगा, दैट आर नॉर्म्स। अभी ये नॉर्म है कि मैं बोल रहा हूं तुम लोग चुप हो, मुझे सुन रहे हो, कोई बीच में उछल उछल के बार बार बोल नहीं रहा ना, दैट इज अ नॉर्म। मैंने बोला थोड़ी किसी को, मैंने बोला क्यों है बीच में बोल, माइक ऑफ करो सारे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें अपने आप पता है भाई ये नॉर्म है, अनरिटन रूल्स एक प्रॉपर सोशल कंडक्ट के लिए उसको नॉर्म्स कहा जाता है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अनरिटन रूल्स, जनरल रूल्स मेड बाय द सोसाइटी फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ग्रुप मेंबर्स या सोसाइटी, इसको नॉर्म कहा जाता है, ताकि सोसाइटी के मेंबर प्रॉपर कंडक्ट कर पाए, अच्छे से बिहेव कर पाए, उनके लिए कुछ रूल्स हम खुद ही बनाते हैं, इनफॉर्मल टाइप रूल्स, उनको नॉर्म्स बोला जाता है। फिर उससे क्या होता है, कुछ ग्रुप को पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी मिलती है, नॉर्म्स बनने की वजह से बाकी समाज हमारे ग्रुप को अच्छे से परसीव करता है कि यार ठीक है ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वरना स्टॉर्मिंग में मैं तुम्हें कैसे परसीव करूंगा कि अबे ये तो आपस में लड़ रहे हैं यार, ये तो गलत ही ग्रुप बना दिया मैंने, बड़े बेकार बच्चे यार, स्टॉर्मिंग में ऐसा परसीव करूंगा। नॉर्मिंग के बाद तुम्हारे ग्रुप को एक अच्छी आइडेंटिटी मिलेगी। उसके बाद आते हैं परफॉर्मिंग पे। व्हाट इज परफॉर्मिंग? परफॉर्मिंग मतलब जब सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जब हो रहा होता है उसको परफॉर्मिंग बोला जाता है। जैसे कि अब परफॉर्मिंग का एग्जांपल कैसे एलेबोरेट करोगे फर्दर, कि अब जब ये सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गुनव स्क्रिप्ट लिख रही है, निकिता प्रेजेंट कर रही है, छवि और सलोनी भी वहां पर कुछ करेक्टर लेट से लिख रहे हैं, जोशना क्या कर रही है, जोशना मान लेते हैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रही है क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग भेजनी थी। तो मतलब ऐसे सबने अपने अपने काम बांट लिए, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जब सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं उस फेज को परफॉर्मिंग कहा जाएगा, जब हर कोई अपना अपना गिवन टास्क कर रहा है, दैट इज परफॉर्मिंग हो रही है। फिर फाइनली एडजॉइनिंग, अब ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, कई सारे ग्रुप इसी पे हमेशा चलते रहते हैं। अगर डेथ को हटा दे, भाई अगर इंसान को मार ही दिया फिर तो हर ग्रुप टूट जाएगा, अगर हम इस सिनेरियो को हटा दें, डेथ से अलग होके बात करें, तो कई सारे ग्रुप परफॉर्मिंग पे ही चलते रहते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, बहुत से मतलब ऐसे ग्रुप्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं जो हमेशा
परफॉर्मिंग में रहते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। तो दोस्ती में परफॉर्मेंस क्या है? दोस्ती में परफॉर्मेंस विल बी जो भी हम कर रहे हैं, आसपास साथ में घूमना, बातें करना वगैरह, मतलब दोस्त है तो वो परफॉर्मिंग ही है, तो हमेशा वो ग्रुप चलता रहता है। बट कई सारे ग्रुप्स एडजॉर्न भी होते हैं। तो ये वाली स्टेज में उसने लिखा है टकमैन ने साफ साफ कि भाई जरूरी नहीं है कि हर ग्रुप एडजॉर्निंग पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, कि पहले ये हो रहा है फिर ये हो रहा है फिर एडजॉर्निंग आएगी, जरूरी नहीं है। कई सारे ग्रुप यहाँ पर भी ये रहते हैं, परफॉर्मिंग में उनकी चलती रहती है। एडजॉर्निंग जैसे ये वाला ग्रुप था, यहाँ पर एडजॉर्निंग होगी। एडजॉर्निंग क्या होता है? डिसमिसल या टर्मिनेशन। मतलब वो कह रहा है फिर फाइनली ग्रुप कई बार टर्मिनेट भी हो जाता है, मतलब ग्रुप अपना खत्म हो जाता है। जैसे मैंने अब इनका काम हो गया तो अभी अपना अलग अलग हो जाएंगे, मतलब क्योंकि आपस में से दोस्ती वोस्ती नहीं है, सिर्फ ग्रुप के लिए बने थे, तो अब वो टर्मिनेट हो गया ग्रुप, उसका काम खत्म, परफॉर्मेंस हो गई तो ग्रुप टर्मिनेट हो जाएगा, उसको एडजॉर्निंग बोला जाता है। सो दैट इज ऑल, दीज आर दी 5 स्टेजेस जो कि हमें टकमैन ने दिए। इस स्टेजेस से होके एक ग्रुप निकलता है, पर ये हैव टू नहीं है कि बिल्कुल ही इसी फ्लो में चलेगी, लीक का फकीर नहीं बनना। ये बात भी आपकी बुक में लिखी है कि कभी, हालांकि मोस्टली यही स्ट्रक्चर चलता है, मोस्टली स्ट्रक्चर यही चलता है, पर कभी कभार ऊपर नीचे भी स्टेजेस हो सकती है, राइट? दैट इज दिस पार्ट। नाउ लेट्स से मैंने ऐसा बोल दिया तुम्हें अचानक से, अभी ही बताओ, तुम चारों जने इधर आओ, उठ के कोई एक्ट करो आउट ऑफ नोवेयर, बताओ, करो एटीट्यूड का एक्सप्लेन। सडनली बोला, दैट इज सीधा ही तुम्हें फॉर्मिंग के बाद परफॉर्मिंग पे पहुंचा दिया, टाइम ही नहीं दिया भाई किसी और चीज का। मैंने ही सीधा बोल दिया जोशना तू ये कर, तो एक्सप्लेन तू ये कर, और तुम्हारा ग्रुप है, तुमने ऐसे एक्ट करना है, करो। परफॉर्मिंग से सीधा परफॉर्मिंग पहुंचा दिया, उसके बाद डायरेक्टली एडजॉर्न हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, हालांकि ये पैटर्न फॉलो होता है बट कभी कभार नहीं भी होता, हैव टू रूल नहीं है, ठीक। सो ये स्टेजेस हमें टकमैन ने दिए हैं, इस तरीके से ग्रुप पास ऑन होता है इन सारी स्टेजेस से। लेट्स मूव अहेड नाउ, ग्रुप स्ट्रक्चर पे आते हैं। नाउ व्हाट इज दिस ग्रुप स्ट्रक्चर? जो हमने ऊपर पढ़ा कि ग्रुप में होता है, टीम में होता है, पर क्राउड में नहीं होता, वो क्या होती है? वो चीज होता है ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर मतलब रूल्स, नॉर्म्स, स्टेटस, कोहेसिवनेस, इन चीजों को एक साथ क्या बोलते हैं? ग्रुप का स्ट्रक्चर। तो हर ग्रुप का एक स्ट्रक्चर होता है, ग्रुप मेंबर्स के अपने अपने अलग अलग रोल होते हैं। ग्रुप मेंबर्स कुछ नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। स्टेटस वही रिलेटिव सोशल पोजीशन ग्रुप के अंदर होती है। और कोहेसिवनेस मतलब एकता की फीलिंग, कोहेसिवनेस की फीलिंग, टुगेदरनेस की फीलिंग जो मेंबर्स में आपस में होती है। तो व्हाट इज ग्रुप स्ट्रक्चर? बहुत सिंपल, ये 4 चीजें, इनको हम ग्रुप स्ट्रक्चर बोलते हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? रोल्स आते हैं, नॉर्म्स आते हैं, स्टेटस आता है, कोहेसिवनेस आता है। रोल्स मतलब एक्सपेक्टेड बिहेवियर, किसका क्या रोल है किस मेंबर का, उसको हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर बोल सकते हैं। नॉर्म मतलब अनस्पोकन रूल जो ग्रुप अपने आप ही बनाता है अपने प्रॉपर कंडक्ट के लिए। स्टेटस मतलब एक रिलेटिव सोशल पोजीशन जो हमें समाज में मिलती है, कह रहे मैं इस ग्रुप का पार्ट हूं, मैं उस ग्रुप का पार्ट हूं, तो हमारी क्या रिलेटिव सोशल पोजीशन है। कोहेसिवनेस मतलब टुगेदरनेस अमंग ग्रुप मेंबर, एकता की फीलिंग, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को टुगेदरनेस, कोहेसिवनेस बोला जाता है। कितने कोहेसिव हो, कितनी एकता है तुम्हारे अंदर। अब यही एकता अगर एक्सट्रीम हो जाए तो एक्सट्रीम कोहेसिवनेस कैन क्रिएट ग्रुप थिंग। अभी अलग टॉपिक आ गया एनसीईआरटी में, बॉक्स नंबर 7.1, इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट बॉक्स यही है, 7.1 बॉक्स, इसको रीड कर लेना सब लोग। और ग्रुप थिंक एक शॉर्ट फॉर्म में अभी समझा रहा हूं, बाकी ये वाले टॉपिक के लिए ध्यान देना, रिकॉर्डिंग्स में से जो मैंने अभी आपको बताया था क्रैश कोर्स की जो रिकॉर्डिंग है, उसमें से ग्रुप थिंक वाला पार्ट जरूर सुन लेना। मैंने क्रैश कोर्स के समय डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था, यहां नहीं कर पाऊंगा उतना डिटेल में, इसलिए उसको रिकॉर्डिंग से जरूर सुन लेना सब लोग, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है। बट इन शॉर्ट ग्रुप थिंक क्या होता है? ग्रुप थिंक का मतलब होता है कि जब लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर दे, अपनी इंडिविजुअलिटी को हम खत्म कर दे और हम ग्रुप की तरह सोचने लग जाए, दैट इज ग्रुप थिंक। और डिस्क्राइब कैसे करते हैं अब इसको पढ़ो, इसकी डेफिनेशन यही है, अ डिजायर टू अचीव वन एग्रीमेंट ओवर रैशनल प्रोसीजर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? जब ग्रुप मेंबर ग्रुप की एकता को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक एग्रीमेंट ग्रुप ने डिसाइड कर लिया है उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रैशनल प्रोसीजर मतलब सोच समझ के की गई चीजें, लॉजिकली की गई चीजों को ओवरकम करने के लिए तैयार है कि भाई लॉजिक वॉजिक गया भाड़ में, जो ग्रुप ने कह दिया करना है मैंने वही करना है। हाँ राइट जोशना, भाई ने बोला करने का तो करने का, करेक्ट, एग्जैक्टली, वंडरफुल, दैट इज ग्रुप थिंक। कि अब इंडिविजुअली आप नहीं सोच रहे हो, अब पूरी ग्रुप की सोच हो चुकी है। और ये क्यों होता है? लिखा है रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करो। कोहेसिवनेस जब बहुत ज्यादा हो जाए, एकता जब बहुत ज्यादा हो जाए, तो कभी कभार बाधा बन जाती है। और ये अब पॉजिटिव है नेगेटिव है ये नहीं बताया गया, पर ज्यादातर सिनेरियो में ये नेगेटिव ही कॉन्सिक्वेंस सामने लेके आता है, क्योंकि भी बोला गया है, बताया गया है कि एक्सट्रीम कोहेसिवनेस यानी कि ग्रुप थिंक कभी कभार क्या कर देती है, इफेक्टिव लीडरशिप में बाधा बन जाती है। अब मान लो एक लीडर है, लेट्स से मैं लीडर हूं इस ग्रुप का,
मैं बोल रहा हूं कि ओए चुप करो सारे जने मत बोलो, और अब तुम्हारे अंदर एकता इतनी ज्यादा है, अबे ये कैसे चुप करा रहा है, बोलो सारे बोलो। अब मान लेते हैं अक्षत सलोनी, ये दोनों बच्चे नहीं बोलना चाहते, राइट, अक्षत और सलोनी मेरी बात मानना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते, भाई उनके पास भी कोहेसिवनेस है, वो भी तुम्हारे साथ एकता रखते हैं, पर वो अच्छे बच्चे हैं यार, बाकी इंडिविजुअल डिफरेंस तो है ना, और चीजों में वो अच्छे हैं, वो मानते हैं टीचर की बात माननी चाहिए, फिर भी वो अगर एक्सट्रीम कोहेसिवनेस है उनके मन में तो उस चीज को ओवरकम कर देंगे, अपने नेचर को ओवरकम कर देंगे, अपनी पर्सनैलिटी को ओवरकम कर देंगे, अपने रैशनल प्रोसीजर को ओवरकम कर देंगे कि सर घर पे कंप्लेंट कर देंगे, सर पढ़ाना बंद कर देंगे, लॉजिक वॉजिक गया भाड़ में, एक एग्रीमेंट बन गया ना ग्रुप का, उसको पूरा करना है, दैट इज ग्रुप थिंक। कि अब हम अलग अलग नहीं सोच रहे, अक्षत क्या सोचता है मायने नहीं रखता भाई, ग्रुप क्या सोच रहा है, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, साइक शॉट में बैठे ये स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, ये मैटर करता है। तो ग्रुप की थिंकिंग है, इंडिविजुअल थिंकिंग तो है ही नहीं। हम दिस इज ग्रुप थिंक। एक्सट्रीम कोहेसिवनेस की वजह से ग्रुप थिंक होता है, जिसका मतलब है एक एग्रीमेंट जो ग्रुप ने डिसाइड किया उसको पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दिस इज ग्रुप थिंक। बाकी रिकॉर्डिंग में से देखो, ये बॉक्स रीड करो, तुम्हें अपने आप समझ आएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो इस वाले पार्ट के लिए टेक्स्ट मी, मतलब इस वाला पार्ट का डाउट अभी मत पूछना, ये वाले पार्ट का डाउट तब पूछना जब तुम रिकॉर्डिंग से इसको देख चुके हो, और जब तुमने एक बार बॉक्स रीड कर लिया है, फिर मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करना, आई विल टेल यू, तब भी अगर नहीं समझ आया तो। बट आई होप मोस्टली बच्चों को समझ आ गया है, ठीक है। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रुप, कितने तरीके के ग्रुप हो सकते हैं? ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट टाइपोलॉजी। ग्रुप की एक टाइप हो सकता है प्राइमरी ग्रुप वर्सेस सेकेंडरी ग्रुप। ग्रुप का एक टाइप बनाया है इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप। ग्रुप का एक टाइप बनाया है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप में क्या फर्क है? प्राइमरी ग्रुप उन ग्रुप्स को बोला जाता है जिसकी हमने मेंबरशिप अपनी इच्छा से नहीं ली है। जैसे कि जिस फैमिली का आप मेंबर हो, मम्मी पापा अपनी इच्छा से चूज किए हैं क्या? नहीं, जिसमें हमारे पास चॉइस नहीं होती। प्राइमरी ग्रुप को छोड़ना भी उतना ही मुश्किल है जितना उसको ज्वाइन करना, और सेकेंडरी ग्रुप में हमारे पास चॉइस होती है। एज कंपेयर टू प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप को छोड़ना बहुत आसान है, इसको छोड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। ये नहीं लिखते कि छोड़ नहीं सकते हो, छोड़ सकते हो, बहुत मुश्किल होता है प्राइमरी ग्रुप को छोड़ना। प्राइमरी ग्रुप की मेंबरशिप हमारी चॉइस नहीं होती, प्राइमरी ग्रुप को छोड़ना भी हमारी चॉइस नहीं होती है। फैमिली इसका परफेक्ट एग्जांपल है, रिलीजन इसका परफेक्ट एग्जांपल है, कल्चर इसका परफेक्ट एग्जांपल है। सेकेंडरी ग्रुप इज फ्रेंड्स का ग्रुप, आपकी जॉब वगैरह जो भी आपके ऐसे ग्रुप्स हैं वो सब आपके सेकेंडरी ग्रुप है। इच्छा है भाई ज्वाइन करना है करो, छोड़नी है छोड़ो, मेंबरशिप लेना छोड़ना इक्वली मतलब इजी है एज कंपेयर टू प्राइमरी। अब यहाँ पर इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप आउट ग्रुप क्या होता है? इन ग्रुप मतलब जो आपके ग्रुप है, आउट ग्रुप मतलब जो आपके ग्रुप नहीं है। इन ग्रुप मतलब अब ये परसेप्शन पे डिपेंड करते हैं, इन ग्रुप किसको मानना है, आउट ग्रुप किसको मानना है, हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं ये सोचूं मैं टीचर हूं तो तुम लोग मेरे लिए आउट ग्रुप हो गए, मैं टीचर तुम स्टूडेंट, वी दे, राइट, वी दे टीचर वाले, मी एंड उमंग सर, वी, यू आर कमिंग इन दे वाला पार्ट अब, राइट, ये मेरा तुम लोग आउट ग्रुप हो गए। पर अगर मैं सोचूं मैं साइकोलॉजी फील्ड से हूं, मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूं, देन क्या होगा? हम सब एक ग्रुप के हैं, वी आर साइकोलॉजी स्टूडेंट, आई एम टीचर, यू आर स्टूडेंट, वी दे आ गया। बट इफ आई एम फीलिंग यू एज कि मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूं तो तुम क्या हो गए मेरे लिए? वी में आ गए, अब तुम मेरा इन ग्रुप हो। अगर मैं बोल रहा हूं मैं हिंदू हूं तो तुम में से जो भी किसी और कल्चर से बिलोंग करता है, कोई सिख हो सकता है, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग कर सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, तो वो तुम मेरा आउट ग्रुप हो जाओगे। बट अगर मैं बोल रहा हूं आई एम एन इंडियन, मैं इंडियन हूं, तुम सब इंडियन हो, तुम सब मेरा इन ग्रुप हो। जिस ग्रुप में तुम बिलोंग करते हो तुम्हारा इन ग्रुप होता है, जिसमें तुम बिलोंग नहीं करते तुम्हारा आउट ग्रुप है। फील करना हमारी परसेप्शन पे डिपेंड करता है, राइट। उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप हो सकता है। फॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं? फॉर्मल ग्रुप ऑब्वियसली ये हमारा फॉर्मल ग्रुप है, तुम अपने भाईचारे वाली बातें यहाँ पर नहीं कर रहे हो, तुम कोई भी फालतू कमेंट यहाँ पर नहीं कर रहे हो, ग्रुप में तुम कुछ इधर उधर की बकवास नहीं कर सकते। बट अपने इनफॉर्मल ग्रुप्स में कुछ भी कर सकते हो। इनफॉर्मल ग्रुप अनस्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें मतलब अनस्ट्रक्चर्ड मतलब बहुत ही लेस स्ट्रक्चर्ड, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, किसी का एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं है, कोई ढंग का नॉर्म नहीं है। यहाँ पे नॉर्म है भाई, मैं बोल रहा हूँ बीच में नहीं बोलोगे, मुझसे तू करके नहीं बोल सकते हो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें सुनना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्ड है, यहाँ पे रोल है तुम्हारा एज ए स्टूडेंट, रोल है भाई, पढ़ो सुनो जो बोल रहा हूँ मानो, ये तुम्हारे रोल है, नॉर्म्स है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर कोहेसिवनेस भी है, बट कोहेसिवनेस किसमें ज्यादा होगी? इनफॉर्मल वाले में कोहेसिवनेस ज्यादा होगी। रोल्स की स्ट्रिक्टनेस कहां पर ज्यादा होगी? रोल की स्ट्रिक्टनेस, रोल तो यहां भी होंगे थोड़े बहुत, बट रोल की स्ट्रिक्टनेस यहां पे बहुत कम होगी, यहां पर रोल वगैरह की स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होगी। नॉर्म यहां भी होंगे, यहां भी होंगे,
ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म कहां पे होंगे, यहाँ पे नॉर्म्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ ग्रुप वाला पार्ट, राइट। उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक जो यहां पर आता है, अब देखो यहां पे खत्म हो गया ग्रुप प्रोसेस, मतलब कि बाय नाउ हम पूरे का पूरा ये चैप्टर का ग्रुप वाला पोर्शन खत्म कर चुके हैं कि ग्रुप क्या होता है हमने ढंग से समझ लिया, ग्रुप की सारी प्रोसेसेस हमने समझ ली। अब हम आ रहे हैं इस वाले छोटे से सेक्शन पे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, 2-3 टॉपिक ही हैं। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं। अब सोशल इन्फ्लुएंस के लिए हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, दोबारा बता रहा हूं, सीयूईटी में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा तुम्हें इस चैप्टर में, वहां जाके इस चैप्टर से डर लगेगा कि भाई क्या क्या है इसमें, बट अभी बहुत बहुत ईजी है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, मतलब कि सोशल इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है, समाज हमें कैसे प्रभाव डाल सकता है, सोसाइटी हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है, सोसाइटी कैन इन्फ्लुएंस यू इन 2 डिफरेंट वेज। बहुत सिंपल है, either society can improve your performance or it can decrease your performance, either society can improve your performance or it can decrease your performance, the presence of society। तो अगर सोसाइटी की प्रेजेंस से तुम्हारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, इसको बोलेंगे सोशल फैसिलिटेशन, नाम से समझ आ रहा है। when the presence of society मतलब people around you enhances your performance, मैं कुछ परफॉर्म कर रहा हूं, मेरे साथ मेरे फैमिली के लोग हैं, मेरे साथ मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, अरे वाह सर क्या बोला आपने, अरे वाह नितिन बढ़िया कर रहा है, फैमिली वाले बोल रहे हैं मैं बढ़िया करूंगा, मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा तुम्हें, मैं मतलब अपना 101% दूंगा, हमें ऑडियंस में चीयरिंग मिल रही है, सोशल फैसिलिटेशन होगी, वहां पर हमारी परफॉर्मेंस और बढ़िया हो जाएगी। एक होता है सोशल इनहिबिशन, सोशल इनहिबिशन हमें यहां पर अभी नहीं पढ़ाया गया, सोशल इनहिबिशन भी होता है दूसरा, इससे जो मैंने बताया था सोसाइटी की प्रेजेंस से हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है, वो होता है सोशल इनहिबिशन, वो टॉपिक नहीं दिया गया। बट सोशल इनहिबिशन के अंदर का एक हिस्सा है सोशल लोफिंग, मतलब समाज हमारी परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देता है, उसको इनहिबिशन बोला जाता है, जो हमें अभी नहीं बताया गया, कोई बात नहीं। बट एक और उसी के अंदर आने वाला डिफरेंट फिनोमिना बताया गया, सोशल लोफिंग। ये क्या होता है, व्हाट इज सोशल लोफिंग नाउ, वो तो समझ आ गया, हमारी प्रेजेंस सोसाइटी की वजह से परफॉर्मेंस बढ़िया हो रही है, फैसिलिटेट कर रही है सोसाइटी की प्रेजेंस, फैसिलिटेशन। लोफिंग क्या हुआ, सोशल लोफिंग इंसानी फितरत का एक फैक्ट है, सोशल लोफिंग हमारे इंसानों की फितरत को डिनोट करने वाला एक ह्यूमन साइकी का फैक्ट है, जो हमें बताता है कि इंडिविजुअल परफॉर्म लेस हार्ड इन ग्रुप देन अलोन। सोशल लोफिंग कैसे समझ आया, एक स्टडी हुई थी, एक स्टडी में हमने लोगों को अलग अलग लोगों को एक एक करके एक रूम में भेजा, बाहर रूम के एक मीटर लगा हुआ था जो कि मीटर आवाज को नोटिस करता है। पहले हमने किसी एक को रूम में भेजा, ठीक है, पहले कोई एक इंसान गया, लेट्स से पहले एक्स रूम में गया, जब एक्स रूम में गया हमने उसको बोला भाई जितना जोर से चिल्ला सकता है उतनी जोर से चिल्ला, आवाज निकाल, मतलब यहाँ पर एक माइक पड़ा था, उसको बोला कि उस माइक में जितना जोर से चिल्ला सकता है आवाज निकाल, देखते हैं कितना मीटर ऊपर जाएगा। लेट्स से इसका मीटर ऊपर गया 10 तक, इसने जब चिल्लाया एक्स ने तो मीटर 10 तक ऊपर चले गया, इतनी आवाज उसने प्रोड्यूस करी। फिर हमने वहां पर एक्स को निकाल दिया और अब वाई को भेजा, हमने वाई को भेजा, अब वाई को बोला भाई तू आवाज निकाल, वाई ने लेट से आवाज निकाली 15, ये वाई की आवाज गई 15 तक, एक्स की आवाज गई थी 10 तक, ठीक है। उसके बाद हमने लेट से जेड को भेजा, अब जेड गया, अब ये दोनों नहीं है सिर्फ जेड है, जेड की आवाज गई लेट से अगेन 10, अब जेड की आवाज भी 10 है। तो ये इनके इंडिविजुअल स्कोर थे, ठीक। एक्स अकेला गया तो उसका स्कोर क्या आया, उसका स्कोर आया कितनी आवाज उसको निकाल पाया, कितना दम लगाया और कितनी आवाज निकली, 10। जेड गया तो भी 10, वाई गया तो 15 तक बाहर अब चले गया। अब सोच के देखो, अगर हमने बोला अब सब लोग इकट्ठे हैं भाई, सब लोग इकट्ठे हैं, माइक को रख दिया हमने बीच में, अब बोला अब चिल्लाओ, अब चीखो, जोर से आवाज लगाओ सारे जने, आइडियल सिनेरियो में क्या होना चाहिए था, 10 + 10 20 + 15 35, isn't it? bar must have gone to 35, राइट। बट हुआ क्या, ये मतलब ये मत सोच लेना कि असल एक्सपेरिमेंट में यही टर्म है, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। हुआ क्या, और ये तुम लिख भी सकते हो वैसे, पर लिख देना फॉर एग्जांपल, मतलब एक्सपेरिमेंट यही हुआ था, बट एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद मुझे, तो वो तुम अपने आप एज्यूम करके ऐसे बना के लिख सकते हो। तो हुआ क्या कि उनका जो टोटल स्कोर गया वो गया 25 फॉर एग्जाम्पल। इससे हमें क्या समझ आया कि भाई काम चोरी तो करी है इन्होंने, कोई ना कोई तो काम चोरी इन्होंने करी है, सबने करी है, सबको पता था, अबे किसको क्या पता चल रहा है, क्यों गला फाड़ना है, जाना, ये चिल्ला देगा, ये चिल्ला देगा, मैं क्यों चिल्लाऊं,
मैं क्यों अपना 100% दूं जब इतने सब लोग एक साथ हैं, मुझको अकेले को थोड़ी कोई देख रहा है। कोई भी फीलिंग हो सकता है, ये फीलिंग हो सकता है कोई और फीलिंग हो, कुछ भी हो, पर रिजल्ट निकल के आया 25। इससे हमें क्या समझ आया, हर किसी मेंबर ने अपना मैक्सिमम पोटेंशियल तो दिया ही नहीं यार। जितने अकेले बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे उतना ग्रुप में आपने परफॉर्म ही नहीं किया। और ये होता भी है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट अकेले करना हो, कोई चीज अकेले करनी हो, दम लगा देते हैं भाई मेरी इमेज बढ़िया बनेगी, मेरी इमेज बढ़िया बनेगी। हाँ ग्रुप प्रोजेक्ट, अरे पुष्कर वंडरफुल, स्कूल असेंबली परफेक्ट एग्जाम्पल, एक्चुअली में परफेक्ट एग्जाम्पल। चलो स्कूल असेंबली के को माइंड में रख के बाकी चीजें समझाता हूँ। स्कूल असेंबली, इतनी शक्ति हमको देना दाता वगैरह बटा बोल रहे हैं, एक बंदा मुंह में बोल रहा है, कभी तो बोलते भी नहीं है, छोड़ना कौन देख रहा है। अब वहीं पर टीचर सामने आ रहा है, इतनी शक्ति, ये अचानक से क्यों बोल रहे हैं? दैट इज सोशल लोफिंग हो रही थी, तुम्हें पता ही नहीं था। सोशल लोफिंग क्या होता है? सोशल लोफिंग इज रिडक्शन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट व्हेन वर्किंग ऑन अ कलेक्टिव टास्क। एक कलेक्टिव टास्क पे काम करते हुए इंडिविजुअल एफर्ट कम हो जाते हैं, इसको सोशल लोफिंग कहा जाता है। इंडिविजुअल के एफर्ट कम हो जाते हैं, दैट इज वन इन विच आउटपुट इज पूल्ड विद दोज ऑफ ग्रुप मेंबर। ये इंडिविजुअल कलेक्टिव टास्क को एक्सप्लेन किया गया है। आई होप ये तुम्हें अपने आप पता होगा, तो इसको काट दो, मत लिखो, इसे छोड़ो। कलेक्टिव टास्क तो बेसिक टास्क है भाई, मतलब एक साथ करने वाला टास्क। उस टास्क में कलेक्टिव टास्क को करते वक्त जो हमें लोगों के साथ करना होता है, इंडिविजुअल एफर्ट घट जाता है, दैट इज सोशल लोफिंग। नाउ क्यों होती है सोशल लोफिंग? सोशल लोफिंग के बहुत सारे रीजन है। फीलिंग ऑफ लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं। भाई मुझे थोड़ी कोई देख रहा है, इतने सारे लोग हैं, सिर्फ मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? दाता सारी शक्ति मुझे ही दे रहा है क्या? सबको दे रहा है ना, ये भी तो चिल्लाएं, सबको एक साथ मिलेगी। तो मतलब कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है, मैं आधा आधा, मतलब बहुत कम कम रिस्पॉन्सिबल हूं, सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई है। लेस मोटिवेशन, कभी कभार मोटिवेशन ही नहीं है भाई, सुबह सुबह नींद आ रही है यार, एक तो स्कूल में अभी भी उठ के आए हैं, तुम कह रहे हो गाओ गाने गाओ, क्यों गाऊं मैं? नहीं गाने का मन, मोटिवेशन ही नहीं होती कभी कभार, तो नहीं नहीं हम तो उस वजह से भी नहीं करते। कभी कभार इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, वो तेज बोली जा रहा है, तो भी नहीं गा पाते। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। नो कंपैरिजन विद अदर ग्रुप, अबे कौन सा कोई कंपेयर ही कर रहा है? अगर तुम्हारा ग्रुप हो, वो ग्रुप की परफॉर्मेंस दूसरे वाले स्कूल से कंपेयर। अच्छा एक और सिनेरियो, एक एग्जांपल देता हूं, हमारे साथ ऐसा होता भी था। मैं पहले ना एक बहुत छोटे से किसी स्कूल में था, मुझे याद है, हमारे स्कूल के साथ ही एक और स्कूल था, बड़ा स्कूल, उसमें से आवाजें आती थी, सेम टाइम पे प्रेयर चल रही होती थी। तो यहाँ हमारे स्कूल की प्रेयर चल रही है, वहां दूसरी प्रेयर, वहां सोशल लोफिंग नहीं होता था। पता क्यों? क्योंकि वहां पर कंपैरिजन था, उनसे तेज चीखना है। क्यों पता नहीं, पर चीखना है क्योंकि कंपैरिजन है। हम ज्यादा तेज चिल्लाएंगे, वो चिल्लाएंगे, तो अब एक एक बच्चा है मेहनत कर रहा है, मैं भी चीखूंगा, मैं भी चीखूंगा, उनसे ज्यादा तेज आवाज चाहिए। तो कंपैरिजन अगर हो तो भी सोशल लोफिंग कम हो जाती है, इसको आगे पढ़ेंगे अभी कि कैसे रिड्यूस की जाती है। बट अगर कंपैरिजन ही ना हो दूसरे ग्रुप के साथ, तो भी आप काम चोरी मकारी करते हो वहां पर, क्योंकि कंपेयर ही नहीं कर रहा कोई, जो मर्जी करो। नो इंपॉर्टेंस फॉर द सेम ग्रुप बिलोंगिंग, मेरे मन में इंपॉर्टेंस ही नहीं है इस ग्रुप के लिए, क्यों मैं चिल्लाऊं इन लोगों के साथ? नहीं चाहिए दाता से शक्ति, चाहिए ही नहीं, इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना मेरे मन में ग्रुप के लिए। तो दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट। इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है, पर सोशल लोफिंग क्या होती है कि हम लेस हार्ड परफॉर्म करते हैं जब भी ग्रुप वाले टास्क में हम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज सोशल लोफिंग। और ये उसके कुछ मेन रीजन है। कैसे कम कर सकते हैं सोशल लोफिंग को? प्रेशर इंक्रीज कर दो, है ना। प्रेशर इंक्रीज करना मतलब टीचर सामने आए, खड़ी हो जाए, एक एक बच्चे के, बोल रहा है क्या? हाँ बोल रहा है, नहीं बोल रहा चाटा खिंचा के मारे, प्रेशर इंक्रीज भाई, हाँ बोल, दाता शक्ति दे, नहीं चाहिए तो ये शक्ति, टीचर प्रेशर बढ़ा रही है, देन आप बोलते हो, राइट। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टास्क, आप टास्क की वैल्यू ही बढ़ा दो। आप उसी में बोल दो कि आज प्रिंसिपल सर आके देखेंगे, और जिस बच्चे ने ढंग से बोला, जो बच्चा सही फॉर्म में खड़ा होगा, सही तरीके से बोल रहा होगा, पता नहीं मैं टॉपिक समझाने के लिए क्या क्या जस्टिफाई कर रहा हूं, पर मान लेते हैं कुछ ऐसा हो कि प्रेयर में ढंग से बोलने के लिए नंबर मिलेंगे, वट, मतलब कि वैल्यू बढ़ा दी ना टास्क की। जैसे जो ये वाले टास्क होते हैं नॉर्मल ग्रुप के, नॉर्मल टेस्ट हो रहे हैं स्कूल के, टीचर कई बार बोलती है इनके नंबर दूंगी, ये नॉर्मल वाले टेस्ट में फेल हो गए ना, तो जो मेरे हाथ में 30 नंबर है वो काट लूंगी। वैल्यू ऑफ टास्क को ही बढ़ा दो, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा दो, ये बोर्ड में आएगा, ये बोल दो, दैट इज दिस। यस, इंक्रीजिंग कोहेसिवनेस, ग्रुप में, ग्रुप मेंबर में एकता बढ़ा दो। अब लेट्स से मुझे मेरी फैमिली के लिए कोई काम करना है, ठीक है, या एक है मैं किसी रैंडम इंसान के लिए कोई काम कर रहा हूं। काम चोरी करने का ज्यादा वो कहां पर है ऑप्शन, ज्यादा फ्रीडम किस में है? ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं रैंडम स्ट्रेंजर के लिए थोड़ा कम मेहनत में भी कोई चीज कर दूं, पर मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ कर रहा हूं, अपनी मदर के लिए कुछ कर रहा हूं। लेट्स से मेरी मम्मी का, वैसे मेरे फादर का बर्थडे आने भी वाला है, लेट्स से मैं अपने फादर के बर्थडे के लिए कोई एफर्ट कर रहा हूं, उनके लिए कुछ, उनको सरप्राइज देने के लिए कुछ प्लान कर रहा हूं, ठीक है, उसके लिए मैं काम चोरी थोड़ी करूंगा भाई। कोहेसिवनेस है यार, एकता है भाई, मन में बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है यार, बाप के लिए कुछ कर रहा हूं, बढ़िया करूंगा यार, वहां पर काम चोरी थोड़ी करूंगा मैं।
पर वही चीज अगर किसी रैंडम के लिए कर रहा हूं तो काम चोरी शायद आ जाए। मतलब कोहेसिवनेस अगर मेंबर के बीच में है तो भी हम काम चोरी नहीं करते हैं। एकता भी कहीं ना कहीं सोशल लोफिंग को काट देती है, राइट। ये कुछ मतलब ऐसे फैक्टर है जिससे हम उसको कम कर सकते हैं। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट इज ग्रुप पोलराइजेशन। आई होप तुम्हें लोफिंग समझ आ गया। लेस हार्ड परफॉर्म करना है जब ग्रुप के टास्क में काम कर रहे हैं, रीजन इसके बहुत सारे होते हैं। लास्ट टॉपिक हो गया ग्रुप पोलराइजेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इस पर सवाल बनते हैं। लास्ट पार्ट है। अच्छा, एक ही ट्रिक मैंने बाकियों को बताई थी, जिसने नहीं सुनी पता नहीं क्यों, पर हाँ ऐसा होता है, मैंने भी नोटिस किया है। सीबीएसई बोर्ड में लास्ट वाले टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर के लास्ट में, चैप्टर 1 के लास्ट में दिया है वो क्रिएटिविटी वाला टॉपिक, उसमें से बहुत क्वेश्चन है। चैप्टर 2 के लास्ट वाला टॉपिक है असेसमेंट वाला, उसमें से बहुत क्वेश्चन है। चैप्टर 3 के लास्ट में है रिहेबिलिटेशन या अल्टरनेटिव थेरेपीज, योगा वगैरह, उसमें से बहुत क्वेश्चन है। तो ये सब चीजें जो लास्ट पार्ट है ना चैप्टर का, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ढंग से कर लेना। व्हाट इज ग्रुप पोलराइजेशन, लास्ट टॉपिक फॉर आवर क्लास आल्सो। ग्रुप पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है? It has been found that group members are likely to take extreme decisions in group rather than when they are alone. ज्यादातर लोगों को लगता है यही इसकी डेफिनेशन है। नहीं, ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम ज्यादा एक्सट्रीम डिसीजन तब लेंगे जब हम ग्रुप में हैं। ये होता है पर ये मेन नहीं है, ये मेन डेफिनेशन नहीं है। ग्रुप पोलराइजेशन का आउटकम होता है ये कि हम एक्सट्रीम डिसीजन ले पाते हैं ग्रुप में रेदर देन अलोन। बट व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रुप पोलराइजेशन? ग्रुप पोलराइजेशन का एग्जैक्ट मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रुप्स इनिशियल पोजीशन एज द रिजल्ट ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन। अब इसके मतलब को समझो। मान, इसका बेस्ट एग्जांपल वो मास बंक वाला है जो मैंने पहले भी दिया, उसी को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। दैट इज, लेट से एक बच्चे के मन में थॉट आया, भाई आज बंक करें क्या क्लास? थॉट, इनिशियल पोजीशन को इनिशियल थॉट मान लो, सेम ही बात है, इनिशियल थॉट। पूरे ग्रुप में, लेट से ग्रुप में है 5 बच्चे, ठीक, 5, ये कैसा 5 है, ओके कोई बात नहीं, 5 बच्चे ग्रुप में हैं। 5 बच्चों का अभी मिला के इनिशियल थॉट इतना सा है कि बंक कर लेना चाहिए। किसी एक बच्चे के मन में आया, फॉर एग्जांपल लेट से छवि, हाँ छवि के मन में ये थॉट आया, यार आज ना क्लास बंक करते हैं। छवि ने बोला जानवी से, छवि के मन में पहले सिर्फ थॉट आया था, 5 बच्चे हैं, छवि ने जानवी से बोला, जानवी के मन में थॉट नहीं था, अब जानवी के मन में भी थॉट पैदा हो गया। अब जानवी के मन में भी थॉट पैदा हुआ तो अब ये थॉट की इंटेंसिटी और बढ़ गई। पहले ये थॉट किसका था? सिर्फ छवि का था। अब छवि ने बात करी जानवी से, जानवी के मन में भी थॉट आ गया तो इंटेंसिटी और बढ़ गई। अब लेट से जानवी ने बोला अक्षत को कि यार ये छवि बोल रही थी तो मैंने भी कह दिया, कर लेते हैं। अब उसने अक्षत को बोला, अक्षत के मन में पहले से ही था पर इसने बताया नहीं था किसी को, तो अब अक्षत के मन का भी और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया, तो ये पूरी पोजीशन और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई। फिर लेट से इसने आगे बोला लेट से पुष्कर को, पुष्कर के मन में थॉट उसके मन में भी था, इसने नहीं बोला था, तो पुष्कर की वाला भी इसमें जुड़ गया, पुष्कर का थॉट भी इसमें जुड़ गया। ये कितना इंटेंस हो गया। जब लोग अलग अलग अपने अपने मन में सोच रहे थे तो कोई नहीं लेता बंक, जैसे ही बात करी वैसे ही उनका ग्रुप के इनिशियल पोजीशन, इनिशियल थॉट धीरे धीरे तगड़ा होता जा रहा है, स्ट्रेंथन होता जा रहा है। अब इसने लास्ट में लेट से जोशना से बात करी, जोशना तो हो गई थी आई थिंक, है ना, लेट से इसने बात करी गुणव से, गुणव कह रही थी कि नहीं यार पढ़ना है, पर क्योंकि अगेन गुणव को लगता है उसका ग्रुप है, उसके लोग हैं, उसी के ग्रुप के लोग हैं, ये भी कहती है ठीक है तुम कर रहे हो तो कर लेते हैं। गुणव के मन में थॉट वॉट नहीं था, ना ही इसका मना करने का, पर इसने बोला बस ये सोचा कि ठीक है चलो तुम लोग कर रहे हो तो कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इसके मन में भी आ गया, गुणव के मन में भी थोड़ा सा थॉट आ गया। नाउ लुक एट दिस, व्हाट वाज द इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस ग्रुप? 5 लोगों के ग्रुप में छवि, जानवी, अक्षत, पुष्कर, गुणव, इन पांचों के ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ ग्रुप की पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन क्या थी ग्रुप की? सिर्फ छवि के मन में थोड़ा सा थॉट आया था, क्या पता बेचारी मजाक ही कर रही हो, मांग कर ले क्या, बस इतनी सी, इतना सा थॉट, इतना सा इनिशियल थॉट, इतनी सी पोजीशन। अब इससे रिलेट करो डेफिनेशन से, क्या हुआ यहां पर? ग्रुप की इनिशियल पोजीशन स्ट्रेंथन हो गई, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रुप्स इनिशियल पोजीशन। क्यों? एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन। जब ग्रुप ने आपस में डिस्कशन करी, इंटरेक्शन हुआ, उस थॉट की शेयरिंग हुई, तो इंटरेक्शन करने के बाद जब ग्रुप की इनिशियल पोजीशन स्ट्रेंथन हो जाए,
इस फिनोमिना को, इतने सी चीज को, इतने से थॉट को बढ़कर इतना ज्यादा इंटेंसिफाई, स्ट्रेंथन हो जाने की प्रोसेस को ग्रुप पोलराइजेशन कहा जाता है। कि जब ग्रुप की इनिशियल पोजीशन स्ट्रेंथन हो जाए ग्रुप मेंबर के आपस में इंटरेक्ट और डिस्कशन करने की वजह से, दैट इज कॉल्ड ग्रुप पोलराइजेशन। अब इसका आउटकम होता है कि ये लोग एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि लोग एक्सट्रीम डिसीजन ग्रुप में लेते हैं। ग्रुप पोलराइजेशन का आउटकम है ये कि एक्सट्रीम डिसीजन आर ऑलवेज टेकन इन अ ग्रुप। सोच के देखो, कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो इंडियन गवर्नमेंट एक जस्टिस से फैसला नहीं करवाती, बहुत सारे जजेस का, जस्टिस का पैनल बनता है। केशवानंदा भारती केस वगैरह तुमने अपने उसमें पढ़ा होगा। एक जज का, एक जस्टिस का फैसला था क्या? नहीं। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, बड़ा केस था, एक्सट्रीम डिसीजन लेना जरूरी था, अकेले लिया क्या? नहीं, ग्रुप में लिया गया, डिस्कशन हुई, कर दे क्या? हाँ कर दे। क्योंकि हमारे पास टाइम है, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, तो एक और एग्जांपल दे देता हूं। 4-5 लौंडे लपाटे दोस्त यार साथ में जा रहे हैं, रात का समय है, गाड़ी भगा रहे हैं, अभी एक एक्सीडेंट हुआ इसी वजह से, ठीक है। तो अब लेट्स से लोग आपस में बैठे हैं, इधर वाला बोल रहा है, जो चला रहा है, भाई गाड़ी पूरी कितनी भागेगी यार, दबाएं क्या? दूसरे, इनिशियल पोजीशन क्या है? सिर्फ एक बेवकूफ इंसान जो गाड़ी चला रहा है, लेट्स से वो बेवकूफ है, उसके दिमाग में आया भाई पूरा दबा दूं, देखते हैं कितनी भागती है, दबा के ही रखेंगे। दूसरे वाले को बोला, वो कह रहा है कि दबा दे दबा दे। पीछे वाला बंदा कह रहा है कि थोड़ा सा उसको एप्रीहेंशन हो रहा है, मतलब थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, फिर वो कह रहा है चल चल कर लेते हैं, कह रहा ना चल कर लेते हैं, देखते हैं जाएगी कितनी, सुई कहां जाएगी इसकी, यहां से यहां पहुंचा दे, कर दे। तीसरे वाला एक्सीडेंट पहले से बैठा है, हाँ कर दे, मैं तो पहले ही कह रहा था यार, मेरे तो मन में था, कभी किया नहीं यार। तो अब ये 4 दोस्त जो बैठे हैं, एक के मन में, एक कोई असभ्य वर्ड यूज करने वाला था मैं, मतलब एक के मन में कोई गलत हरकत आई, ठीक है, उसको सपोर्ट करने में दूसरा भी निकल आया कि हाँ कर दे, उसको अबे दबा देना, मैं हो तो दबा भी देता, तू क्या सोच रहा है। जैसे ही बात हुई सबका थॉट इंटेंसिफाई हो गया और उसने दबा दिया, दबा दबा दबा, दबा देखी जाएगी। दिस इज ग्रुप पोलराइजेशन। अकेला होता ऐसी हरकत कभी नहीं करता, क्योंकि डर होता है भाई, अकेले में एक बंदा नहीं लेता ऐसे एक्सट्रीम डिसीजन, ग्रुप में है तो ही करते हैं हरकतें। रात के समय डेथ वैली चलते हैं, शमशान घाट होके आते हैं, अकेले इंसान के मन में आएगी क्या? नहीं आएगी। ऐसी हरकतें ग्रुप में होती हैं, इसीलिए इसी को ग्रुप पोलराइजेशन कहा जाता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ अ ग्रुप एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन या इंटरेक्शन, दैट इज ऑल। This may sometimes have dangerous repercussion as group may take extreme position that is from very weak to very strong decision. Group कभी कभार बहुत ही खराब और कभी कभार बहुत ही strong, मतलब जैसे ऐसे weird decision ले लेता है, तो ये dangerous repercussion सामने आ सकती हैं, जो हमने एग्जांपल से देखा। क्यों होते हैं ये? लाइक माइंडेड लोगों की वजह से होता है, सबसे बड़ा रीजन है लाइक माइंडेड लोग। Their views gets validated and enhanced। अब मान लेते हैं वहीं पर ही, लेट्स से चलाने वाले के मन में नहीं आया, इधर वाला दोस्त कह रहा है भाई खाली रोड है, भगा देते हैं यार, पूरी भगा दे। दूसरे वाला पीछे बैठा भी बोल रहा है हाँ यार भगा दे भगा दे। पर जो बंदा चला रहा है वो समझदार है, वो कह रहा है भाई, लेट्स से वो साइकोलॉजी स्टूडेंट है, उसने ये टॉपिक पढ़ रखा है, तो अगर तुम लोग कभी सिचुएशन में आओगे तो आई होप तुम ये नहीं करोगे, क्योंकि यू नो व्हाट इज ग्रुप पोलराइजेशन। ये तुम नहीं कर रहे, तुम्हारी साइकी तुमसे करवा रही है मेरे भाई, तुम उसको समझ के मना कर दोगे कि नहीं बे, नहीं करना, चल बे, ग्रुप पोलराइजेशन करेगा मेरे साथ, नहीं करूंगा मैं। तुमने मना कर दिया नहीं करना, तो तुम लाइक माइंडेड में आएगी नहीं, तो अगर एक जैसे लोग ना हो तो तुम नहीं करोगे। लेट्स से यहाँ पर गुनव बात भी ना मानती उनकी, उनको इन ग्रुप वगैरह ना समझती और बोलती मैं तो नहीं करूंगी यार, पे कर रही हूँ पढ़ने के लिए, पागल है क्या, माँ बाप के पैसे खामा खामा बर्बाद कर दूंगी, पे करना है भाई पढ़ो, बल्कि सर को बोलो सर क्लास लो, सर ये करवाओ, मैं तो बल्कि आज ज्यादा डाउट पूछूंगी, इधर पुष्कर भी मना कर दे, तो ये होता ही नहीं। ये इनिशियल पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रेंथन हो ही नहीं पाती, वहीं पर ही थॉट इधर उधर चले जाता, तुम सब क्लास में आके बैठे होते फिर। तो लाइक माइंडेड लोगों की वजह से ही ये होता है। दूसरा बैंड वैगन इफेक्ट। क्या होता है बैंड वैगन इफेक्ट? बैंड वैगन इफेक्ट इज सिंपली डूइंग समथिंग जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट, सिंपल। कभी कभार हम क्या करते हैं, कर लेते हैं, क्यों, वो भी कर रहा है, बस, और कोई थॉट नहीं है, कोई एकता वेकता नहीं सोचा, कुछ ज्यादा नहीं, दूसरे के बारे में नहीं सोचा। बैंड वैगन इफेक्ट, डूइंग समथिंग जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट। सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हो, फोन में लगे हैं, अरे यार मूवी बढ़िया थी, बातें बातें कर रहे हैं, इधर लोग भीड़ चले जा रही है, उधर चले जा रहे हो। मेरे साथ बहुत दिक्कत होती होती बची, मेरे साथ बताया था लास्ट टाइम, ये हुआ था मेरे साथ। मैं बातें बातें कर रहा हूँ अपने इधर दोस्त वोस्त से, और हम दोनों जने, मतलब मैं और मेरा दोस्त, मुझे याद है दूसरी तीसरी बार शायद आयरन मैन 3 मूवी थी, वो देखने गए थे। अब मूवी बहुत बढ़िया थी, खत्म हुई, बाहर को निकल रहे हैं, और उधर से सामने कुछ लड़कियां आंटियां वगैरह मतलब वो थी, वो आगे आगे जा रही हैं, और हमें पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा ये जा रही है, यही जाना होगा,
उतरी जा रहे हैं और सडनली यहाँ पे आके रुका, दिमाग चालू हुआ, भाई साहब आगे लिखा है वुमेन मतलब वॉशरूम, बच गया, कुटाई होती होती बचे। बातों में ध्यान था, उसको देखा ये लोग कर रहे हैं वही हम भी कर लेते हैं। दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट, कि डूइंग समथिंग जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट। कभी कभार इस वजह से भी हम कई सारे बिहेवियर कर लेते हैं। उसके बाद व्हेन यू फाइंड पीपल हैविंग सिमिलर व्यूज, यू आर लाइकली टू परसीव देम एज यू आर इन ग्रुप एंड देन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद योर ग्रुप एंड बिगिन टू शो कंफर्मिटी। मतलब कि जो गुणव के साथ हुआ वो यहां पर लिखा है, जो मैंने एग्जांपल में बताया था। गुणव का मन नहीं था पर उसने किया, क्यों किया? क्योंकि वो तुम्हें अपना ग्रुप मानती है ना, कि भाई ये मेरा ग्रुप है। यू परसीव देम एज योर इन ग्रुप, कि यार मेरा ग्रुप तो है ही ना, तो कोई नहीं, कर लेते हैं ऐसा। और कभी कभार लाइक माइंडेड वालों को भी हम अपना ग्रुप मान लेते हैं, तो मतलब क्योंकि वो आपका ग्रुप होता है और उसके पार्ट हो, इस वजह से भी आप ऐसा कर लेते हो। कई बार उनके जैसा बिहेव, उनके जैसे थिंकिंग आप शो कर देते हो, कंफर्म कर देते हो कि हाँ चल कर लेंगे ये चीज। कभी कभार क्योंकि बाकी कर रहे हैं बस इसलिए कर लेते हैं, और कभी कभार एक जैसे लोगों की वजह से भी ये होता है। और ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है, लाइक माइंडेड पीपल। अगर यही ना हो तो ग्रुप पोलराइजेशन कभी होगा ही नहीं, तभी एक जैसे लोगों में ही ग्रुप पोलराइजेशन होता है। सो दैट सम्स अप द चैप्टर फॉर यू।